तो हमने कल पढ़ा था इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कितने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स थे? 4। पहला टेम्परेचर, दूसरा वाटर, तीसरा लाइट, चौथा सॉइल। ये सीक्वेंस इसलिए नहीं भूलना, यही ऑर्डर आया हुआ है। अब आज हम देखेंगे कि इन एबायोटिक फैक्टर का हम पे कैसे प्रभाव पड़ता है। कल हमने आपको बताया था 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक जिनकी बॉडी का टेम्परेचर और ऑस्मोलैरिटी अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट मीडियम चेंज हो जाती है, और एक जिनकी चेंज नहीं होती। तो जिनकी चेंज हो जाती है उन्हें हमने बोला था कन्फर्मर या कोल्ड ब्लडेड या पॉइकिलोथर्म, और जिनकी चेंज नहीं होती है उनको बोला था रेगुलेटर या फिर वार्म ब्लडेड या होम्योथर्म। तो हम लोग क्या है? होम्योथर्म। दुनिया में 2 ही ग्रुप है जो होम्योथर्म है, पहला बर्ड, दूसरे हम। और यही कारण है कि नेचर में सबसे ज्यादा सर्वाइवल किसका है? बर्ड का और मैमल का। ये इन सब अभी लाइन आएगी ये सारी। रेगुलेट का मतलब होता है सम ऑर्गेनिज्म आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टैसिस। बार बार एक वर्ड आएगा हमारे लिए, होम्योस्टैसिस। होमो का मतलब होता है सेम, स्टैसिस का मतलब होता है स्थिति, यानी शरीर के अंदर की स्थिति बिल्कुल सेम बनी रहे, वो कभी चेंज ना हो। और स्थिति किस मायने में? टेम्परेचर के मायने में या फिर ऑस्मोलैरिटी के मायने में, कि दोनों के मायने में? दोनों के मायने में। बाय द फिजियोलॉजिकल या बिहेवियरल मीन्स बोलते हैं होम्योस्टैसिस को मेंटेन कैसे किया जाएगा। या तो फिजियोलॉजिकली मेंटेन करेंगे, कभी कभी बिहेवियरली भी मेंटेन कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकली या बिहेवियरली, याद रखिए, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा और ऑस्मोलैरिटी भी कांस्टेंट बना रहेगी। ठीक है, जितने बर्ड हैं और जितने मैमल हैं, ऑल लिखा हुआ है, ऑल बर्ड एंड मैमल, जितने बर्ड हैं और मैमल है ये, और बहुत कम वर्टिब्रेट है लोअर वाले। देखो बर्ड और मैमल हायर वर्टिब्रेट, हम लोग हायर वर्टिब्रेट है कि लोअर, और कह रहा है बहुत थोड़े से लोअर वर्टिब्रेट भी। ठीक है, और कुछ इनवर्टिब्रेट की प्रजातियां ये क्या कर सकती हैं? ये रेगुलेशन कर सकती हैं। रेगुलेशन कर सकती हैं किस मायने में? टेम्परेचर के मायने में और ऑस्मोलैरिटी के मायने में। टेम्परेचर के मायने में इसको थर्मो रेगुलेशन बोलेंगे, ऑस्मोलैरिटी के मायने में इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलेंगे। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का मानना है, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट का बिलीव है या मानना है कि सक्सेस ऑफ मैमल, मतलब बर्ड और मैमल में भी ज्यादा सक्सेसफुल कौन है? मैमल। तो सक्सेस ऑफ मैमल लार्जली ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, मतलब हमारे सक्सेस का राज क्या है? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और यही कारण है कि हम ठंडे से ठंडे देश जैसे अंटार्कटिका, और जैसे गर्म से गर्म देश जैसे कि सहारा डिजर्ट, सबसे गर्म डिजर्ट है, वहां रह सकते हैं। यही कारण है। ठीक है, फिर आगे द मैकेनिज्म यूज बाय मोस्ट ऑफ द मैमल। कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं हम लोग? हम लोग कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं रेगुलेट करने के लिए? क्या? बॉडी टेम्परेचर। देखो वी मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, हम रूम टेम्परेचर मान के चल रहे हैं। रूम टेम्परेचर कितना डिग्री माना जाता है? 37 डिग्री। तो रूम टेम्परेचर पर हमारी बॉडी कांस्टेंट मेंटेन रहेगी। तो गर्मियों में कल बताया था हम पसीना बहा देते हैं, क्या लिखा हुआ है? इन समर when temperature is more higher than the body temperature, मतलब बाहर का तापमान 45 डिग्री, हमारा तापमान 37 डिग्री। बाहर का तापमान अभी 45-50 तक पहुंच जाएगा, हमारा तापमान है 37 डिग्री। अब बताओ बाहर का तापमान ज्यादा है, हमारी बॉडी का तापमान भी बढ़ने लगेगा। ऐसा ना हो इसके लिए पसीना बहा देंगे। पसीना बहाने से एक तरह की कूलिंग हो जाती है, इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाती है, यानी पानी जब भाप बन के उड़ेगा तो कूल हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से कूलिंग हो जाती है। तो लिखा है वी स्वेट प्रोफ्यूजली, यानी तेजी से पसीना बहाते हैं। परिणाम क्या होगा? इवेपोरेटिव कूलिंग हो जाएगी। अभी ये शब्द मैंने इस्तेमाल किया, इवेपोरेटिव कूलिंग का मतलब भाप बन के पसीना उड़ेगा और पसीना चला जाएगा हमारी बॉडी के बाहर, तो गर्मी भी ले जाएगा, हमारी बॉडी कूल हो जाएगी, हमारी बॉडी कूल हो जाएगी। इन द सिमिलर वे व्हाट हैपेंस व्हेन द डिजर्ट कूलर इन ऑपरेशन ब्रिंग डाउन द बॉडी टेम्परेचर। कहता है बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे रेगिस्तान दिन को गर्म हो जाता है और रात को ठंडा हो जाता है। रात को देखा होगा, अच्छा रेत जो होती है वो बेटर, रेत में आपने देखा होगा, रेत में वो चने भुने जाते हैं, होता है ना सैंड में, रेत में। क्यों? वो हीट एब्जॉर्ब भी तेजी से करता है, एमिट भी तेजी से करता है, यानी गर्म भी तेजी से हो जाता है, ठंडा भी तेजी से हो जाता है। यही कारण है कि डिजर्ट का जो तापमान है वो बहुत तेजी से चेंज होता है। डिजर्ट का जो तापमान है ना बहुत तेजी से चेंज होता है। क्लियर है? एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कहां का टेम्परेचर
दिन का टेम्परेचर बहुत तेजी से चेंज होता है, आंसर आएगा डिजर्ट का। क्यों? बालू है एब्जॉर्ब कर लेगी, बालू है एमिट कर देगी। फिर आगे देखो लिखा है विंटर में क्या होगा। विंटर में अब हमारा टेम्परेचर अभी भी 37 है, बाहर का टेम्परेचर पहुंच गया 10 डिग्री, विंटर में 10 डिग्री पहुंच गया। अब क्या होगा? अब हमें वो होगी सिवरिंग, सिवरिंग यानी कपकपाना चालू कर देगा बॉडी। देखो लिखा हुआ है सीवर करना चालू कर देगा। सिवरिंग मतलब होता है कपकपाना। ये एक तरह की एक्सरसाइज है जिसमें होता क्या है, बॉडी क्या निकालती है? हीट, और क्या करेगी? बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगी। बताइए गर्मी में क्या किया? पसीना बहा करके बॉडी टेम्परेचर को कम कर दिया, और गर्मी में वो सर्दी में क्या हुआ? कपकपा करके एक तरह की एक्सरसाइज की, जो कि क्या होती है हमारी बॉडी में हीट रिलीज करती है। हीट रिलीज होने से बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ जाएगा, और हम मेंटेन कर लेंगे अपने बॉडी के टेम्परेचर को। प्लांट में क्या होता होगा? प्लांट दूसरी तरफ कह रहा है, प्लांट जो होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते। अगर ऐसा नहीं कर पाते मतलब वो रेगुलेटर नहीं है। अच्छा रेगुलेटर नहीं है तो क्या है? कन्फर्मर। मतलब वो वार्म ब्लडेड नहीं है तो क्या है? कोल्ड ब्लडेड। आते हैं कन्फर्मर पे। कन्फर्मर जो है उसके लिए एक शब्द लिखा है 99% ऑफ एनिमल, कह रहा है 99% ऑफ एनिमल और लगभग सारे पौधे, नियरली ऑल द प्लांट, 99% के करीब एनिमल और लगभग सारे पौधे ये मेंटेन नहीं कर पाते क्या? कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर या कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट नहीं रख पाते। इसका मतलब केवल 1% ही तो है जीव, 1% एनिमल है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखते हैं, ठीक है, और बहुत कम है ये। अच्छा ऐसा क्यों है? इतने सक्सेसफुल होते हुए भी इतने कम क्यों है? अभी इसका रीजन नीचे लिखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा आपको। लिखा है कि अगर हम देखें तो 99% के करीब एनिमल और लगभग सारे पौधे ये नहीं मेंटेन कर पाते क्या? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब ना तो टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं और ना ही ऑस्मोलरिटी। इनका बॉडी टेम्परेचर बदल जाता है। कैसे? एम्बिएंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर 45 डिग्री तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर 45 डिग्री, बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी 20 डिग्री। लेकिन हमारे साथ क्या होता है? हमारा टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री ही रहता है, बाहर का टेम्परेचर कितना भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्वेटिक एनिमल्स का क्या होता होगा? एक्वेटिक एनिमल्स में ऑस्मोटिक समस्याएं हो जाती है। जैसे फ्रेश वाटर वाले अमीबा को लो और मैरीन वाटर वाले अमीबा में डाल दो तो क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर वाला अमीबा मैरीन वाटर में मर जाएगा, या मैरीन वाला लो और फ्रेश वाटर में डाल दो तो मर जाएगा। क्योंकि देखो जो मैरीन वाला था वो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को झेल लेता था, जो फ्रेश वाला था वो लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट को झेल लेता था। अब इस तरह से क्या हो जाता है? ऑस्मोटिक समस्याएं हो जाती है। जैसे हम लोग स्वच्छ पानी पीते हैं, फ्रेश वाटर पीते हैं जिसमें सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होता है, अगर हमें समुद्री पानी पिला दिया जाए, कल बताया था, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट कर जाएगी और हम मर जाएंगे, राइट? क्योंकि ऑस्मोटिक समस्याएं क्रिएट हो जाएंगी। देखो केवल नमक के कम हो जाने से वॉमिटिंग चालू हो जाती है, लूज मोशन चालू हो जाते हैं। अभी गर्मी आ रही है, अगर पसीना ज्यादा निकल गया, पसीना नमक बहुत ज्यादा होता है पसीने में, देखा होगा कभी। जैसे हम लोग अगर पसीना यहां से भी निकल रहा है, कभी ऐसे किया, हल्का सा देखो नमकीन सा लगता है, क्योंकि वो पसीना है। और पसीना जो होता है वो क्या है? सॉल्ट रिच होता है, और सॉल्ट एक्स्ट्रा निकल जाता है तो हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहती है। लेकिन ज्यादा सॉल्ट निकल जाएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इसीलिए फिर आपको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। आप जिसको ग्लूकोज कहते हो ना, इट इज नॉट अ ग्लूकोज, वो क्या है? सलाइन ड्रिप। इलेक्ट्रॉल पिलाया जाएगा, ORS, ओरल रिहाइड्रेटेड सॉल्ट। इलेक्ट्रॉल में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, ना कि ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकॉन डी को बोलते हैं, सही है ना? ग्लूकॉन डी अलग है, वो एनर्जी के लिए दी जाती है, और डिहाइड्रेशन रोकने के लिए NaCl का घोल या चीनी और नमक का घोल दिया जाता है। देखो अगर घर में कुछ नहीं है, चीनी, नमक और पानी, यही होता है ना प्राइमरी चीज। अब आगे ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड की चेंज हो जाती है, ठीक है, एम्बिएंट वाटर के अकॉर्डिंग। यानी कि कन्फर्मर है तो इनका ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाता है। दीज एनिमल एंड प्लांट आर सिंपली नोन एज कन्फर्मर। इन्हें क्या बुलाते हैं? कन्फर्मर। कंसीडरिंग द बेनिफिट ऑफ कांस्टेंट, अब देखो यहां से टॉपिक चेंज किया, कह रहे कंसीडर किया गया कि जो बेनिफिट है वो इनको ज्यादा है जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख रहे हैं, बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख रहे हैं। तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, जब इतने ज्यादा सक्सेसफुल है 1% एनिमल, तो सबको कन्फर्मर से रेगुलेटर क्यों नहीं बना दिया गया? कह रहे हैं अगर इतने ही ज्यादा सक्सेसफुल है
तो कन्फर्मर को रेगुलेटर में क्यों तब्दील नहीं कर दिया नेचर ने? तो वी मस्ट आस्क व्हाई द कन्फर्मर हैड नॉट इवॉल्व बिकम टू रेगुलेटर, मतलब कन्फर्मर को क्यों नहीं इवॉल्व कर दिया गया, किसमें? रेगुलेटर में। अब उसका आंसर है, कह रहा है इसके लिए एक ह्यूमन एनालॉजी हमने पढ़ी थी, ह्यूमन एनालॉजी ऊपर पढ़ी थी, कल पढ़ी थी कि कितने ऐसे लोग वो कुछ लोग अपने बॉडी के टेम्परेचर को 37 डिग्री नहीं बल्कि 25 डिग्री पे मेंटेन करके चलते हैं। हमने कहा 25 डिग्री मेंटेन करेंगे चाहे जैसे करें, कूलर में बैठ के, पंखे के नीचे बैठ के, एसी चला करके, या कोई और मेथड से है, नहा के, कैसे भी करेंगे टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। ठीक है, सर्दियों में हीटर चला करके, आग ताप करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो कहने का मतलब ये आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं कि नेचुरली? आर्टिफिशियली मेंटेन कर रहे हैं। कह रहा हमने ऊपर पढ़ा था क्या कि हाउ मैनी पीपल रियली एफर्ड एसी, जैसे ऊपर बात हुई थी एसी की, ऊपर बात हुई थी ना कि गर्मियों में एयर कंडीशनर हम यूज करते हैं। कहता है अब अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखो, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो एयर कंडीशनर यूज करते हैं? अगर हम बोले कि कितने ऐसे लोग हैं हमारे आसपास जिनके घर पे एसी लगा हुआ है, तो आंसर आएगा इंडिया में काफी कम है। अब तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन उतना रेशियो अभी नहीं आया है। अगर आप देखो तो 1-2-3 करोड़ लोगों क्या या 5 करोड़ लोगों क्या लगे होंगे इतनी बड़ी आबादी में, अरबों की आबादी में 5 करोड़ एसी लगे होंगे घरों में। अब आप सोचो अरबों की आबादी में इतने करोड़ में आ गया, वो भी 5 करोड़, कहा 150 करोड़ के करीब है हम लोग, है ना? उसमें केवल 5 करोड़। तो क्यों एसी नहीं लगा सकते? क्योंकि एसी खरीदना आसान है, उसका बिल बहुत महंगा है। एसी का एक एसी का बिल, अगर आप एक 1.5 टन के एसी को 8 घंटे चलाते हो तो कम से कम आपके 4 से 5 हजार रुपए आने हैं। अगर 5,000 रुपए है, वो बिल बहुत महंगा है। अभी लोगों का घर का बिल 1.5-2 हजार में काम चल जाता है बिना एसी के, सब सारे इक्विपमेंट्स के लिए 2 हजार से ज्यादा बिल कहीं नहीं आता होगा। ठीक है, लेकिन जब एसी लगा लिया गया तो 5 और 2 7 हो गया। अब 7 हो गया तो बाकी उसका पूरा महीना डिसबैलेंस हो गया। अगर उसने 6 महीने भी एसी चला लिया तो 30 हजार, और एक एसी की कीमत 30 हजार होती है, उतना एक सीजन में खर्च हो गया। 10 साल चला लिया, कितने लाख खर्च हो गया। तो कहने का तात्पर्य क्या है? सिंपली वो कई लोग पसीना बहा लेते हैं, रिजाइन themselves टू सब ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द हॉट समर मंथ। कहने लगे ज्यादातर आबादी पसीना बहाना पसंद करती है इस खर्चीले स्वभाव के तरह। अच्छा, ये क्यों कहा जा रहा है? ऐसा एनसीईआरटी इतना इमोशनली क्यों बोल रही है? एनसीईआरटी कह रही है थर्मो रेगुलेशन खर्चीली प्रोसेस है, मतलब टेम्परेचर मेंटेन करना खर्चीली प्रोसेस है, और इतनी सारी ऊर्जा होनी भी तो चाहिए। बताइए, अच्छा एक आदमी के पास खाने को नहीं है और हमने उसको एक एसी गिफ्ट में दे दिया। अब आप बताओ, खाने के लिए नहीं है उसके पास, क्या वो एसी अफोर्ड कर पाएगा? क्या वो उसका बिल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब उस व्यक्ति, जैसे मान लो मैं इस बात को ऐसे समझो, अगर मेरे पास पैसा है तो मुझे एसी गिफ्ट कर दो, मैं अफोर्ड कर लूंगा। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे एसी गिफ्ट कर दो, मैं और कंगाल हो जाऊंगा, है ना? तो कहने का मतलब है एनर्जी का सारा खेल है। जिस जीव जंतु के पास एनर्जी ज्यादा होती है उनको रेगुलेटर बना दिया नेचर ने, और वो कितने परसेंट है? 1% के करीब है। और बाकी जिनके पास 99% और लगभग सारे प्लांट जिनके पास ऊर्जा इतनी नहीं है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाएंगे, उनको क्या छोड़ दिया? उनको छोड़ दिया कन्फर्मर बना करके। यानी वैसे हमारी अगर देखा जाए दुनिया में, भारत में या पूरे वर्ल्ड में, जो सबसे रिचेस्ट लोग हैं, बिलियनर, अरबपति जिसको बोलते हैं, 1% से भी कम है। 1% से भी कम है पूरे वर्ल्ड में। तो यानी 99% आबादी नॉर्मल है, 1% लोग बहुत रईस है ना? तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि जो 99% लोग हैं वो बहुत खर्चा नहीं कर सकते, हाथ दबा के चलते हैं, चीजों को मेंटेन करके चलते हैं, वो चीजों खर्चों को कंट्रोल करके चलते हैं। लेकिन वो जो 1% है, उनकी एक दिन की इनकम है, पता लगा कितनी? 500 करोड़, है ना? बिल गेट्स के लिए एक बात सुनी होगी, बिल गेट्स अगर एक गड्डी गिर भी जाए, है ना, उनकी 2000 की, तो उठाएंगे नहीं। क्यों? जितने समय में वो उठाएंगे उतने समय में उनकी जो उतने मिनट में कैलकुलेट करके उनकी इनकम निकाली गई थी, वो कितने 300 करोड़ उस समय आकी गई थी, जब वो उस समय रिचेस्ट व्यक्ति थे दुनिया के। ठीक है ना? अब तो खैर नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, अभी भी उनके सॉफ्टवेयर सब इसी में चल रहे हैं। तो थर्मोरेगुलेशन खर्चीली प्रोसेस है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत खर्चीली प्रोसेस है। पर्टिकुलरली छोटे जीवों के लिए तो और समस्या है। क्यों? छोटा जीव जैसे श्रीव, जैसे हमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया का नाम होता है सनबर्ड या हमिंग बर्ड, और श्रीव बहुत छोटा सा वो होता है चूहे जैसा, देखा था ना, जो विलुप्त हो गया।
ये इनके लिए क्या समस्या है? देखो, हीट लॉस या हीट गेन ये सरफेस एरिया से होता है। अगर मेरे अंदर हीट आ रही है तो यहीं से तो आएगी, यहां से आएगी घुस के। तो हम लोग क्या करते हैं गर्मियों में, ये ढक लेते हैं, फुल शर्ट पहनेंगे, या आजकल वो आता नहीं है, वो बाहों पे क्या बोलते हैं उसको, जो भी ऐसे पहन लेते हैं, स्कॉर्फ बांध लेती गर्ल्स, मेल्स कैप लगा लेते हैं, सन ग्लासेस लगा लेते हैं, है ना। और क्या होता है आजकल, तो वो गमछा पूरा बांध लेंगे, केवल इतनी आंखें दिखेंगी, तो वो सारी चीजें हैं। तो उससे होता क्या है, बॉडी जितनी ज्यादा कवर रहेगी। अच्छा, जो स्कूटी से लोग चलते या बाइक से चलते हो, ग्लव्स पहन लेते हैं ताकि ये टैनिंग ना हो जाए। तो क्या रखना भी चाहिए अपना ख्याल, सन बर्न हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी, म्यूटेशन हो सकता है ना। तो सिंस स्मॉल एनिमल है, अगर स्मॉल एनिमल है तो सरफेस एरिया ज्यादा, उल्टा होता है, छोटे जीवों का सरफेस एरिया ज्यादा और बड़े जीवों का सरफेस एरिया कम। तो आप बताओ, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो हीट लॉस और गेन जल्दी जल्दी करेगा कि देर में? यानी छोटा एनिमल है वो हीट लॉस जल्दी कर देगा। जैसे ये हमिंग बर्ड है, छोटा है कि बड़ा है? इतनी बड़ी होती है चिड़िया, इतनी बड़ी चिड़िया तो 2-3 ग्राम की होती है। अब जरा सोचो, उतनी छोटी चिड़िया है, उसको उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, हीट लॉस तेजी से हो जाएगा। अब एक तरफ तो हीट लॉस हो रहा है और उसको हीट जनरेट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, अगर ऐसा नहीं किया तो मर जाएगी। तो सोचो, बहुत टफ प्रोसेस है। देखो, स्मॉल एनिमल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है वॉल्यूम की तुलना में, ठीक है, इसीलिए ये तेजी से हीट लॉस करते हैं। देखो लिखा है वेरी फास्ट। लेकिन जब सर्दी होती तो बहुत तेजी से हीट लॉस कर देते हैं। देन दे हैव टू एक्सपेंड मच एनर्जी टू जनरेट द बॉडी हीट थ्रू द मेटाबॉलिज्म। इनको मेटाबॉलिज्म से हीट जनरेट करने बहुत तेजी से काम करना पड़ेगा, यही रीजन है कि छोटे जीव जंतु रेयरली पाए जाते हैं। कहां? ठंडे देशों में। आपने देखा होगा ठंडे देश में पोलर बियर पाया जाता है। पोलर बियर बड़ा होता है, रीच जिसको बोलते हैं, रीच, है ना, बहुत बड़ा होता है, व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। स्नो पोलर बियर व्हाइट कलर का होता है। तो देखा होगा कि छोटे जीव जंतु बहुत रेयर पाए जाते हैं क्योंकि उनके पास उतनी हीट जनरेट करने की पावर नहीं थी छोटे वालों के पास। बड़े वालों के पास उतनी पावर है क्योंकि उनका सरफेस एरिया क्या है, कम, तो हीट बचा लेते हैं। अच्छा, कहा गया कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा तो कॉस्ट और बेनिफिट को समझा गया होगा। मतलब एनसीईआरटी कहती है कि जब इवोल्यूशन हुआ होगा, जैसे हम एसी गिफ्ट ना करने की बजाय हम फैन गिफ्ट कर देते हैं, जिस बंदे के पास खाने के लिए नहीं है तो वो एफर्ट कर लेता है एक बार। तो जैसे जब मान लो मैं मतलब इवोल्यूशन हूं और इवोल्यूशन ये डिसाइड करेगी ये बंदा फेस कर सकता है एसी कि ये बंदा पंखा फेस कर सकता है। जो एसी झेल सकता है, एफर्ट कर सकता है, उसको ये दिया गया। जो फैन एफर्ट कर सकता है उसको फैन दिया गया। तो नेचर ने कॉस्ट और बेनिफिट को समझा, तो लिखा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन द कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ मेंटेनिंग द कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल आर टेकन इन कंसीडरेशन। यानी कंसीडर किया गया इसको। सम स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड एबिलिटी टू रेगुलेट। देखो कह रहा है कुछ ऐसे भी जीव जंतु है कुछ समय तक तो रेगुलेटर बने रहेंगे, एक उस लिमिट के बाद कन्फर्मर बन जाएंगे। ओनली आफ्टर ए लिमिट रेंज ऑफ एनवायरमेंट कंडीशन बियॉन्ड दे विल बी सिंपली कन्फर्मर। यानी पहले रेगुलेटर थे, बाद में कन्फर्मर बन गए। कह रहे हैं अगर स्ट्रेसफुल कंडीशंस अभी भी हैं, ठीक है ना, तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, तो अब ऑर्गेनिज्म 2 विकल्प चुनेगा। कौन से 2 विकल्प चुनेगा? पहला, वहां से भाग जाएगा। अच्छा आप बताओ, ज्यादा शिमला में भीड़ कब बढ़ेगी? गर्मी में। क्यों गर्मी में ही? क्यों? यहां ज्यादा गर्मी है ना, गर्मी ज्यादा होती है तो कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ दिन के लिए घूम फिर आते हैं, है ना, वो अपना टाइम निकालते हैं, छुट्टियां ले लेते हैं गर्मी में। बच्चों की भी छुट्टियां हो जाती हैं, इसलिए क्या होता है लोग आउटिंग में चले जाते हैं। स्पेशली कहां जाना पसंद करते हैं? ठंडे देश, है ना। गर्म देश कोई नहीं जाना चाहेगा। अफ्रीका ऑलरेडी गर्म है और आप गर्मी में जाओगे और गर्म है ना, तो अफ्रीका कोई नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हाँ, स्विट्जरलैंड का आपको आइडिया दिया जाए तो चले जाओगे। आपको ट्रिप दी जाए कहाँ की, शिमला की, मनाली की, कुल्लू की, तो आप चले जाओगे, है ना। सियाचिन की दी जाए तो आप चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो ठंडे देश है वहां जाना प्रिफर करेंगे, कश्मीर वगैरह में जाना प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, तो आप यानी माइग्रेट कर गए ना। और जब यहाँ पर गर्मी बीत जाती है 10-15 दिन में, देखो पीक वाली गर्मी 15-20 दिन ही पड़ती है। जैसे पीक वाली सर्दी 1 हफ्ते ही पड़ी थी, इस बार पड़नी चाहिए थी पर 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं पड़ी। आपने देखा होगा बस 1 हफ्ते तक कस के पड़ी थी, उसके बाद बिल्कुल डाउन मार गई।
तो वैसे ही पीक वाली गर्मी जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है वो पड़ती 15 से 20 दिन, कभी कभी 1 महीना तक पड़ जाती है ना, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इस कारण। आप ये मान के चलो अगर कोई 15 दिन की भी ट्रिप काट के आ गया तो 15 दिन के बाद ये यहाँ कंडीशन नॉर्मल हो गई, बारिश हो गई, तब तक यहाँ बारिश हो गई तो वापस आया तो नॉर्मल कंडीशन आ गई। इसको बोलते हैं माइग्रेट। देखो क्या लिखा है, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेरली की परमानेंट। हाँ, अपना घर बार छोड़ के थोड़ा चला जाएगा। स्ट्रेस हैबिटेट यानी स्ट्रेसफुल हैबिटेट से निकल जाएगा और कहां चला जाएगा, हॉस्पिटेबल एरिया में। हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जहां उसको अच्छा फील हो। हॉस्पिटल वर्ड का मतलब पता क्या होता है, द प्लेस वेयर द पर्सन कैन फील कंफर्ट। हॉस्पिटल वर्ड दिया गया, क्यों दिया गया, कभी रीजन सोचा है? हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है जहां आप कंफर्ट जोन में आ जाए, यानी बहुत दर्द से करा रहा है पेशेंट और हॉस्पिटल जाने के बाद उसका इलाज हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा, तो कंफर्ट जोन में आ जाएगा। बहुत तेजी से उसको दर्द हो रहा है, इंजेक्शन लगा दिया गया, सही हो गया। कहीं पे उसका कट लग गया है, उसकी बाइंडिंग कर वो बैंडिंग कर दी गई, तो क्या होता है उससे, क्या होता है, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है जहां पे उपयुक्त वातावरण फील करे वो। जब स्ट्रेसफुल कंडीशन ओवर हो जाती है तो वो वहां वापस आ जाता है। कह रहा है ऐसी एक एनालॉजी है, देखो एक पर्सन है जो दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ती है, दिल्ली से कहां चला जा रहा है, शिमला में। कब जा रहा है, गर्मी में जा रहा है। मैनी एनिमल, इसी तरह से बहुत सारी बर्ड्स सर्दियों में जो है ना लंबी दूरी तय कर लेती है और चली जाती है हॉस्पिटेबल एरिया में। यानी बर्ड जो होती है बर्ड उड़ जाती है ना और उड़ के चली जाती है हॉस्पिटेबल एरिया में। सबसे ठंडा वो कौन सा है, साइबेरिया, अटलांटिका, साइबेरिया में जब बहुत बर्फ पड़ने लगती है, देखो एवरी विंटर में फेमस एक केवलादेव नेशनल पार्क है। ये केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे है, भरतपुर राजस्थान। ये क्वेश्चन आया हुआ है, केवलादेव नेशनल पार्क कहां पे है, भरतपुर, कहां पे, राजस्थान, ठीक है। वहां पर हजारों माइग्रेटरी बर्ड आती है, कहां से आती है, ठंडा देश कौन सा, नॉर्थ पोल पे है ना, बहुत ज्यादा ठंडा है साइबेरिया, और अदर एक्सट्रीमली कोल्ड नॉर्दर्न रीजन से आ जाती है। कहां आती है, भारत में भी कहां, जहां गर्मी पड़ रही है, गर्मी कहां पड़ रही है, राजस्थान में। वो बहुत ठंडा देश है, वहां सरवाइव कर पाना बहुत मुश्किल काम है, तो ये वहां से उड़ के यहां आ जाती है और थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। और फिर जब ओवर हो जाता है तो वापस चली जाती है। ऐसे ही अमेरिका से एक बर्ड आती है, उसका नाम है फ्लेमिंगो, हंसावर, फ्लेमिंगो, हंसों का जोड़ा है, अमेरिकन हंस को फ्लेमिंगो बोलते हैं। वो वहां से उड़ते उड़ते आती है। और चिल्का नेशनल पार्क है उड़ीसा में, वहां आती है और वहां रहती है। जब वहां फिर सर्दी ओवर हो जाती है तो यहां से वहां चली जाती है। तो ये हो गया हमारे लिए, और एक एग्जांपल उसके लिए था, बर्ड के लिए। अच्छा, अब एक सस्पेंड है। अब सस्पेंड क्या है, जैसे बहुत सर्दी पड़ने लगे तो हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं। बहुत सर्दी पड़ने लगे अचानक से तो हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं कि चलो अब 1 महीने बाद कर लेंगे ये काम। अच्छा, बहुत गर्मी पड़ने लगे तो हम अपनी ट्रिप कैंसिल कर देते हैं कि चलो ठीक है वो नहीं जाना, मतलब हमें गर्मी से गर्मी वाले देश जाना है और किसी काम से जाना है, और ऐसा काम जिसको आप थोड़ा टाल सकते हो, तो आप क्या करोगे, टाल दोगे कि गर्मी थोड़ी ओवर हो जाए तब चलेंगे, तो बेटर होगा। ये होता है सस्पेंड, यानी उस चीज से बच जाना, उस सिचुएशन से बच जाना। ऐसा होता है बैक्टीरिया में, फंजाई में, लोअर प्लांट में और कुछ एनिमल्स में। याद रखिएगा, बैक्टीरिया में, फंजाई में और लोअर प्लांट में, इनमें क्या होता है, आपने देखा होगा मोटी दीवार वाले क्या बनते थे, स्पोर। क्वेश्चन आया हुआ है, बैक्टीरिया में, फंजाई में, लोअर प्लांट यानी एल्गी वगैरह में क्या बनते थे, स्पोर बनते थे। याद करो इसका स्पोर का नाम एंडोस्पोर, इसके स्पोर का नाम कोनिडिया, इसके स्पोर का नाम जूस्पोर। पढ़ा तो है आपने अभी, ठीक है ना। ये सारे बन जाते थे विद द हेल्प ऑफ सर्वाइव अनफेवरेबल कंडीशंस, यानी ये अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे। दिस जर्मिनेट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ सूटेबल इन्वायरमेंट, यानी ये जर्मिनेट करेंगे सूटेबल इन्वायरमेंट में, मतलब जब अनफेवरेबल कंडीशन हो गई तो ये बन गए, और बनने के बाद अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लिए, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो जर्मिनेट कर जाएंगे और नया पौधा बना देंगे, या नया फंजाई बना देंगे, या नया बैक्टीरिया बना देंगे। हायर प्लांट्स में क्या होता होगा, हायर प्लांट में क्या होते हैं, बहुत सारे सीड बन जाते हैं, या बहुत सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बन जाते हैं। जैसे अदरक देखो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, आलू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, प्याज वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, आलू, प्याज और लहसुन हुआ, या ये सारी चीजें हुई, ये सब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है।
जब आलू को उगाना होता है तो आलू को ही काट के उगा देते हैं, मेड़ों के नीचे दबा देते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तब वो क्या होता है, उग जाता है, ग्रो कर जाता है। तो हायर प्लांट में सीड होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब ये स्ट्रेस पीरियड ओवर हो जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, ग्रो करा देते हैं, इसको डिस्पर्स कर देते हैं, तो ये जर्मिनेट कर जाएगा, नया पौधा बना लेगा। कब, जब फेवरेबल कंडीशन आए। अच्छा आलू को इस सीजन में उगाओ, उगेगा नहीं। हम कहते हैं एक बार उग भी गया तो उसमें आलू वालू नहीं आएगा, छोटे छोटे पौधे रह जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन यही आलू सीजन में उगाइए तो बहुत तेजी से ग्रो करेगा, बहुत तेजी से। अच्छा जैसे टोमेटो का पौधा गर्मी में होता है, अब आप टोमेटो का पौधा अभी लगा दो, ग्रो कर जाएगा। लेकिन वही टोमेटो का पौधा आप सर्दी में लगाओ तो ग्रो नहीं करेगा। तो एक सीजन होता है। आम का पौधा कभी सर्दी में फ्लावरिंग नहीं करेगा, कब करता है, गर्मी में। अभी देखो अभी कुछ दिन बाद आम आने लगेंगे। ऐसे देखो वो होता है ना मोरिंगा, ड्रमस्टिक, सहजन, मोरिंगा या ड्रमस्टिक या सहजन। इस समय देखो रोडों पे किनारे पेड़ लगे हुए, ये बड़ी बड़ी फलियां लटकी रहती हैं, है ना। बहुत कॉमन प्लांट है और बहुत स्पीड अप ग्रो करता है। मतलब आज इतना बड़ा है, कल इतना बड़ा हो जाएगा, परसों इतना बड़ा हो जाएगा, फिर इतना बड़ा हो जाएगा, फिर मोटा होना चालू कर देता है, तो उसमें बीज पड़ जाते हैं। तो बहुत मोरिंगा की पत्तियां भी बड़ी यूजफुल है, सबसे ज्यादा मिनरल्स और विटामिन उसमें होते हैं। 3 चीजें लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आंवला, दूसरा मोरिंगा, तीसरा लेमन, चौथी कोई चीज नहीं इंपॉर्टेंट है। अगर कोई व्यक्ति ये 3 चीज ले रहा है उसको विटामिन और मिनरल और किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, दे जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू प्लांट अंडर फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन। बोलता है जब बीज मिला, बीज को जब सुटेबल टेम्परेचर मिलेगा और टेम्परेचर मिलेगा तो ग्रो कर जाएगा। और दे डू सो बाय रिड्यूसिंग देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। देखा होगा आपने, सीड क्या करता है, जैसे मान लो अभी दाल हुई, मान लीजिए कोई दाल आज मार्केट में आई, ग्रो कराने के बाद मार्केट से हमने खरीद ली। अब वो कब तक ग्रो नहीं करेगा, जब तक हम उसको डोरमेंट कंडीशन में रखेंगे। जब हम उसको किसी बॉटल में बंद करके, किसी बोरे में बंद करके रख देते हैं, किसी उसमें बंद करके रख देते हैं डब्बे में, तो ना तो उसको मॉइस्चर मिल रहा है, ना तो उसको सॉइल मिल रही है, ना तो उसको लाइट मिल रही है, ना ही उसको भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है, तो क्या वो ग्रो करेगा। लेकिन चना आप भिगो दो ओवरनाइट, ओवरनाइट भिगो दीजिए आज के सीजन में, और उसको 2 दिन खाली लटका दीजिए कपड़े में बांध के, इतने बड़े बड़े आपको उसमें स्प्राउट्स आ जाएंगे, अंकुरित हो जाएगा। इस सीजन में ज्यादा तेजी से होता है, सर्दियों में देखो नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, अभी तक हमारा सीड किस हालत में था, डोरमेंसी, लेकिन जब हमने उसको पानी दिया, ऑक्सीजन सप्लाई किया, ठीक है ना, उसको उपयुक्त मॉइस्चर दिया, लटकाने का मतलब है मॉइस्चर दिया, पानी में रहता तो सड़ जाता, और लटका दिया तो उसको मॉइस्चर मिला और ऑक्सीजन भी मिली, तो तेजी से जर्मिनेट करने लगता है। और उसी अगर चने को दबा दिया जाए मिट्टी में तो तेजी से ग्रो करके नया पौधा बना देगा। इन एनिमल, एनिमल में क्या होता है, एनिमल अगर चलने में असमर्थ है, मतलब माइग्रेट नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, स्ट्रेस को से बचेगा। ये बात मैंने अभी बोला था, हमने बोला नहीं था अगर सर्दी बहुत ज्यादा है और हम जाने योग्य नहीं है तो हम अपना प्लान थोड़ा पोस्टपोन कर देंगे। तो क्या बोला गया, बहुत फेमिलियर एग्जांपल है बियर का, जो भालू होता है, कौन सा, पोलर बियर। अब पोलर बियर कहां रहता है, पोल पे। पोल पे सर्दी है कि गर्मी, बर्फ जमी हुई है, तो ये किससे बचेगा, सर्दी से बचने के लिए क्या उपाय, फ्रॉग याद करो, फ्रॉग। सर्दी से बचने का उपाय था हाइबरनेशन और गर्मी से बचने का उपाय था एस्टिवेशन। तो बताओ क्या, कहां चला जाएगा, हाइबरनेशन में, ड्यूरिंग द विंटर, विंटर के समय हाइबरनेशन में चला जाएगा। कुछ स्नेल और फिश, स्नेल और फिश याद रखिएगा, आया हुआ क्वेश्चन है, स्नेल और फिश ये गर्मी से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है। ये देखो, समर रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने के लिए एस्टिवेशन में चली जाती है, सर्दी से बचने के लिए हाइबरनेशन, गर्मी से बचने के लिए। लेकिन फ्रॉग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों से बचता है, गर्मी से भी और सर्दी से भी, और दोनों ही समय वो स्किन से रेस्पायर करता है। कैसे रेस्पायर करता है, स्किन से। अब क्या बोला गया, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, जू प्लैंकटन जो कि झील में पाया जाता है, लेक में या तालाबों में पाया जाता है। जू प्लैंकटन कहां पाया जाता है, जू प्लैंकटन अगले अगले चैप्टर में भी आएगा, हमेशा पानी में पाया जाता है। कौन से पानी में, स्वच्छ पानी में। स्वच्छ पानी कौन सा होता है, लेक और पॉन्ड का।
ठीक है, ये जो है ना इस अवस्था में चला जाता है, डायापॉस। अच्छा, पॉज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बटन होता है, इसको कौन सा बटन बोलते हैं? प्ले बटन, है ना। एक ऐसा बटन होता है पॉज, देखा होगा ना आपने, आपके मोबाइल पे ही यूं दबाओ वीडियो चालू, यूं दबाओ ऐसा सिंबल आ जाता है, तो प्ले एंड पॉज। इसका मतलब पॉज का मतलब होता है रुकना, पॉज का मतलब होता है रुकना। डाया मतलब होता है क्या? किसी अवस्था में, किसी पर्टिकुलर अवस्था में रुक जाना। अब देखो लिखा है, ये सस्पेंड कर देता है अपना डेवलपमेंट, यानी जिस अवस्था में, उसी अवस्था में उसने अपना विकास रोक लिया। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो विकास आगे बढ़ाएंगे। तो जू प्लैंक्टन कौन सी अवस्था में चला जाता है? डायापॉस, डायापॉस। और क्या कर लेता है? अपना विकास या डेवलपमेंट सस्पेंड कर देता है वो, यानी अपना प्लान चेंज कर देता है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे, अदरवाइज अभी नहीं करेंगे, राइट। अब देखिए एडेप्टेशन, एडेप्टेशन क्या चीज है? कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में अगर आसानी से रह लेगा या उस इन्वायरमेंट को झेल लेगा, यानी कि वो अडेप्ट है, वो अडेप्ट हो गया। क्या लिखा हुआ है? वी हैव सीन दैट सम आर एबल टू रिस्पॉन्ड थ्रू द सर्टेन फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट। बोलते हैं हमने देखा होगा कि हम लोगों में से कुछ लोग कहीं जाने पर फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन शो करते हैं या फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट शो करते हैं, ठीक है। कहते हैं बिहेवियरली भी कर सकते हैं और फिजियोलॉजिकली भी कर सकते हैं। कह रहा है कि जब बिहेवियरली का मतलब है क्या? जब स्ट्रेस, देखो अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अभी सर्दी थी, सर्दी में धूप लेने की बड़ी चाहत होती है, धूप अच्छी लगती है, मतलब इतनी गलन होती है, पीक सर्दी की बात कर रहे हैं, तो गलन में थोड़ी सी हीट मिल जाए तो दो फायदे हैं, बॉडी में विटामिन डी बनता नहीं है, वो बनेगा, ठीक है। दूसरी बात कि आपको धूप मिलेगी तभी विटामिन डी बनेगा, तो आपको गर्मी भी मिली और विटामिन डी भी मिला, विटामिन डी भी मिला, ठीक। और भारत में या बहुत सारे डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज्यादा कमी है, विटामिन डी की कमी हो गई है। जो ऑफिशियल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ, आप कितनी देरी धूप लेते होगे? पूरे दिन क्लास में टेस्ट दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, पढ़ रहे हो, शाम को निकले थोड़ी देर, तो शाम को तो धूप मिलेगी नहीं, तो अक्सर क्या हो जाता है? कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या, और जो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको उसकी कमी नहीं होती, यही नेचर में बनता, नेचुरली सेंसाइज विटामिन होता है, सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं, विटामिन डी को सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो कहा क्या गया है? अब आप जब आप रूम में बैठे थे, गलन होने लगी, तो आपके मन में अपने आप आपका बिहेवियर ये हुआ कि आपके कदम उठे और बाहर की तरफ आप चले गए बुक लेकर के, है ना। कुछ देर धूप में बैठ के पढ़ाई की, फिर आपको धूप में क्या हुआ? अनकंफर्ट, चुभन होने लगी कि अरे ज्यादा धूप लगने लगी, फिर आप रूम में आ गए, फिर आप कुछ देर 1 घंटे पढ़े, फिर आपको लगने लगा अरे गलन लगने लगी, फिर वापस गए। तो बताओ, ये कोई बताता है कि आपके मन में अपने आप विचार आते हैं? तो ये आपका बिहेवियर था कि आपका फिजियोलॉजी थी? बिहेवियर था, बिहेवियर है ये हमारा, ठीक है ना। बिहेवियर होता है, कभी कभी नहीं होता है कुछ। मैं और आप एक रूम में बैठे हैं, अब आपको मान लो मैंने 20 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया एसी का, अब आपको उतने टेम्परेचर में आपको ठंड लग रही है, मेरे लिए वो 20 डिग्री नॉर्मल है, या आपको नॉर्मल कंफर्ट हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है ना। तो ऐसा क्या होता है कि सबका बॉडी टॉलरेंस लेवल अलग अलग होता है। क्या बोला गया? दिस रिस्पॉन्स आर एक्चुअली दियर एडेप्टेशन। ये जो रिस्पॉन्स बता रहे थे ना, ये सब एडेप्टेशन है। एडेप्टेशन एक ऐसी घटना है जिसमें ऑर्गेनिज्म 3 तरह के चेंज कर सकता है, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल, जिससे उसका सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। अगर मैं अडॉप्ट हूं तो मैं अपने इन्वायरमेंट में रहूंगा और अपनी जनसंख्या बढ़ा सकता हूं, अपना सर्वाइवल कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हूं तो क्या होगा? मैं उस हैबिटेट में से भाग जाऊंगा, या तो माइग्रेट कर जाऊंगा, या तो मैं वहां पर मर जाऊंगा क्योंकि उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पा रहा। फिर क्या लिखा हुआ है? बहुत सारे एडेप्टेशन को इवोल्यूशन द्वारा फिक्स कर दिया जाता है, जेनेटिकली फिक्स, मतलब जीन के अंदर आ जाता है हमारे। जैसे इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर ऑफ कंगारू, कंगारू रैट एक मैमल है, कंगारू रैट एक मैमल है, नॉर्दर्न अमेरिका में पाया जाता है, ये नॉर्दर्न अमेरिका के रेगिस्तानों में पाया जाता है। अब आप बताओ, रेगिस्तान है तो पानी की कमी होगी, लेकिन ये सक्षम है उस कंडीशन को झेलने के लिए, ये कभी पानी नहीं पीता। यही एक ऐसा रैट मैमल है जो कभी पानी नहीं पीता, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ? नॉर्दर्न अमेरिका में कंगारू रैट पाया जाता है,
वो अपने पानी की जरूरत को पी करके नहीं, बल्कि पता कैसे पूरी करता है? फ्लैसी सीड खा के, ठीक है ना, और फ्लैसी सीड खा के, फ्लैसी फ्रूट खा करके, लेकिन पानी कभी नहीं पीता, ठीक है। और नंबर 3, ये आप जैसे हमारे अंदर किसी भी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जब उस चीज का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको पता है CO2 प्लस वाटर निकलता है, प्लस एनर्जी निकलती है। तो ये जो हमारे अंदर वाटर निकला, ये हमारी बॉडी यूरिन से निकाल देती है, लेकिन इनकी बॉडी यूरिन से नहीं निकालेगी। देखो, जो इसने फैट खाया, उस फैट का ऑक्सीडेशन हुआ, जब फैट का ऑक्सीडेशन हुआ तो बाई प्रोडक्ट के रूप में पानी बना, ये उसी पानी को यूज कर लेता है। ये देखो, इसी पानी को रिक्वायरमेंट है इसको, तो ये अपने पानी की जरूरत को पी करके पूरा नहीं करता, बल्कि फ्लैसी फ्रूट खा के, फ्लैसी सीड खा करके पूरा करता है, और साथ ही फैट के ऑक्सीडेशन से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा प्रयोग कर लेता है, और जो वाटर मिलता है उसको अपनी रिक्वायरमेंट के लिए पूरा कर लेता है। फिर लिखा हुआ है इसके पास एक और क्षमता है, ये यूरिन को काफी कॉन्सेंट्रेट कर देता है। देखो, इट आल्सो हैज द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट द यूरिन सो दैट द मिनिमल वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज यूज्ड टू रिमूव द एसिडिटी प्रोडक्ट। मतलब ये इतना गाढ़ा यूरिन कर लेता है जिससे मिनिमम अमाउंट में पानी लॉस हो सके, क्योंकि पानी पी तो रहा नहीं है, तो अपने लॉस को कम कर लेता है कि बढ़ा लेता है। तो ये इसका एडेप्टेशन हो गया। इसी तरह ऊंट, कैमल बोलते हैं ना, द शिप ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। तो ऊंट 40 दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। और बिना पानी पिए कैसे रह लेता है? ऊंट के जो हम्प होते हैं, हम कुबड़, उस कुबड़ में टंकी होती समझो, और वो टंकी क्या होती है, पूरी फुल कर लेता है। वो जब पानी मिलता है ना, तो वो पानी बहुत देर तक पीता है, पूरी टंकी फुल। अब जब अंदर टंकी है हमारे फुल है, तो नहीं पिएंगे पानी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन तक पानी चलता है, और गैलन्स ऑफ वाटर होता है उसमें हजारों गैलन्स वाटर होता है। अब उतना पानी उसके 40 दिन के लिए सफिशिएंट है, 40 के बाद भी वो सफिशिएंट है। और डिजर्ट के लिए एडेप्टेशन भी होता है। देखा होगा उसके नाक के ऊपर कवरिंग होती, लीड, वो हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी मॉइस्चर निकल जाता है, हम लोग वाटर लॉस नाक के थ्रू भी कर रहे हैं, मुंह से बोलते हैं तो मुंह से भी भाप निकलती है, इससे भी वाटर लॉस हो रहा है। वो लोग क्या करते हैं, उनके नाक के ऊपर लीड है, लीड, जिससे जब वो सांस लेते हैं तो मॉइस्चर कम से कम निकलता है, और वो भी यूरिन को कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं जब पानी की कमी होती है, और वो करीब 60 दिन 50 से 60 दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन पहले आया हुआ है क्वेश्चन। बहुत सारे डिजर्ट प्लांट अपने आप को कैसे बचाते हैं रेगिस्तान में? डिजर्ट प्लांट अपनी क्यूटिकल को मोटा कर लेंगे। अच्छा, क्यूटिकल मोटी तो वाटर लॉस कम। तो देखो क्या लिखा है, डिजर्ट प्लांट में मोटी क्यूटिकल हो जाती है, कहां पे? लीफ सरफेस पर, और स्टोमेटा गड्ढों में धंस जाता है, जिससे मिनिमम लॉस हो जाता है कि मैक्सिमम? मिनिमम लॉस हो जाता है। किसका लॉस? ट्रांसपायरेशन का। और इन्होंने बोला कुछ पौधों में स्पेशल पाथवे काम करने लगता है, इसका नाम है कैम। कैम का पूरा नाम है क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। क्रेजुलेशियन, ये क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, तो क्रेजुलेशियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, कैम। ये इन पौधों की विशेषता क्या होती है? जिसमें ये एसिड बनता है, ये पौधे रात को स्टोमेटा खोलते हैं और दिन को बंद रखते हैं। अब बताओ इससे फायदा क्या हुआ? रात को स्टोमेटा खुलेगा तो वाटर लॉस नहीं होगा, क्योंकि रात को तो सनलाइट है नहीं। दिन को ये बंद रखते हैं ताकि वो पानी भाप बन के उड़ ना जाए, रात को ये खोलते हैं, ठीक है। देखो लिखा है देयर स्टोमेटा रिमेन क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, यानी खुलेगा कब? रात को। अच्छा, कुछ डिजर्ट प्लांट में जैसे अपुंसिया, नागफनी, उसमें पत्तियां ही नहीं होती, क्योंकि पत्तियां कांटों में मॉडिफाई हो गई हैं, रिड्यूस होकर के। और बताओ फिर फोटोसिंथेसिस कौन करता है? 11th के एनसीईआरटी मार्फोलॉजी में रिवाइज कराया था, फोटोसिंथेसिस करता है स्टेम। ये देखो फ्लैट स्टेम फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन सिलेंड्रिकल स्टेम वाला एग्जांपल कहां है? यूफॉर्बिया। सिलेंड्रिकल एग्जांपल बोल दे, सिलेंड्रिकल बोल दे यूफॉर्बिया, फ्लैट बोल दे अपुंसिया, ठीक है। देखो कितने सारे एडेप्टेशन है। अच्छा, मैमल जो कोल्ड रीजन में होते हैं उनका बॉडी बड़ा होता है, लेकिन उनके जो ईयर हैं और लिम्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, यानी कान और लिम्स छोटे होते हैं। ठंडे देशों में पाए जाने वाले मैमल में कान और लिम्स छोटे होते हैं कि बड़े होते हैं? छोटे होते हैं। इसको एलेंस रूल कहते हैं, इसको बोलते हैं एलेंस रूल। एलन नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया था। इन द पोलर सी एक्वेटिक मैमल, बोलते जो ठंडे वाले सी हैं, यानी जहां बर्फ किनारे पर बर्फ जमी हुई है, यहां पर पानी है,
और कभी कभी तो पानी के ऊपर भी बर्फ की परत बन जम जाती ऐसे छोटा सा। हालांकि उस पर कई जगह एंटार्क्टिका वगैरह में तो चल भी सकते हैं, लेकिन कई जगह पतली भी होती है, आदमी अंदर घुस जाएगा तो निकल ही नहीं पाएगा, चारों तरफ बर्फ है, निकल के आएगा कैसे, इतना ठंडा पानी, मर जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड एज एलेंस रूल। और पोलर सी एक्वेटिक मैमल जैसे सील, जैसे वेल और सील और डॉल्फिन और सी काउ, ये चार याद रखो, इसमें एक ही दिया हुआ है, सील, डॉल्फिन, सी काउ, वेल, चार ऐसे जीव हैं जिनके स्किन बड़ी मोटी होती है। इनकी वेल की स्किन देखो बहुत मोटी होती है और फ्लफी होती है, कभी छुओ, अगर कभी देखा होगा टीवी में दिखाते डॉल्फिन को वो लोग ऐसे टच करते तो ऐसे स्पॉन्जी होती है, काफी चिकनी और स्पॉन्जी होती है, क्योंकि उसके नीचे फैट की लेयर होती है। फैट की लेयर को क्या बोलते हैं, ब्लबर। फैट की लेयर को क्या बोलते हैं, ब्लबर कहां होती, बिलो द स्किन। और आपको पता है फैट हीट इंसुलेटर है। अच्छा एक बात बताओ, छोटी सी बात, ये सुना है मोटे लोगों को ठंड भी कम लगती है और गर्मी ज्यादा लगती है, सुना है कभी? मोटे लोगों को ठंड कम लगती है, गर्मी ज्यादा लगती है। जानते हो क्यों? क्योंकि जो लोग मोटे होंगे उनकी फैट लेयर क्या होगी, मोटी होगी कि पतली होगी, मोटी होगी। अच्छा जब फैट लेयर मोटी होगी तो ना हीट को निकलने नहीं देगी और ठंड को घुसने नहीं देगी, तो जैकेट की तरह काम कर रही है। लेकिन जो बहुत पतले लोग होंगे उनको क्या होती है, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगेगी, गर्मी कम लगेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके स्किन के नीचे पतली लेयर होती है, उसे ब्लबर नहीं कहते। तो ये देखो लिखा है हीट इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है, बॉडी की हीट को लॉस होने से रोकेगी। इससे बताओ ठंड से बच जाएंगे ना, वेल, सील, सी काऊ, वेल, ये सारे बच जाएंगे। अच्छा अब आपके ऊपर एक एग्जांपल बता रहा है, कह रहा है हम यहां से चले गए हिल स्टेशन, कोई भी हिल स्टेशन, शिमला, कुल्लू मनाली या और सियाचिन, कहीं चले गए, तिब्बत, है ना, तो वहां आप चले गए किसी हिल स्टेशन पे, ऊपर जाने पर प्रेशर बढ़ता है, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, पानी में जाने पर प्रेशर बढ़ता है। ध्यान दो, ऊपर जाने पर प्रेशर घटता है, और अगर प्रेशर घटेगा तो जरा ये फार्मूला देखो, ये फार्मूला याद है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग। अच्छा ऊपर गए तो पार्शियल प्रेशर घट गया ऑक्सीजन का कि बढ़ गया, प्रेशर घट गया, तो प्रेशर घटा तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बंधने की क्षमता भी घट गई। मतलब आपको ऊपर जाकर के ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी कि कम मिलेगी, कम मिलेगी। आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध नहीं पा रहा है क्योंकि प्रेशर कम हो गया है, ये वैल्यू घट गई तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली वैल्यू भी घट जाएगी। अच्छा अब आप बताइए, ऊपर जाने पे प्रेशर घट गया, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट गई, अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, लेकिन चाहिए तो मिल नहीं रही है, लेकिन चाहिए तो बॉडी तो उतनी ही बड़ी है, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम हो गई, और कभी कभी तो इतनी कम हो जाती कि लोगों के मुंह से ब्लीडिंग हो जाती, कान से ब्लीडिंग हो जाती, देखा होगा ना। इसीलिए एरोप्लेन्स में आर्टिफिशियली प्रेशर मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। और कभी कभी क्या मशीनरी ही है, कभी कभी कुछ कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक मास्क बाहर आ जाते हैं, उसमें वो लोग पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो एयर हॉस्टेस आती है, जब आप बैठ जाओगे, एयर हॉस्टेस आएगी, बोलेगी ये 2 डोर यहाँ है, 2 डोर बीच में है, 2 डोर पीछे है, और इमरजेंसी के लिए ये इस पैनल को खींचिए, है ना, और पैरासूट आपके नीचे है, और वो मुस्कुरा के बोलती है ना, और वो लाइटें आपकी पड़ने वाली इधर हैं, और ऑटोमेटिकली मास्क निकल जाएंगे, उसको ऐसे लगा के दिखाती है, ऐसे लगाइए और उसके बाद पकड़े रहिए और खींचिए कस के सांस को, इमरजेंसी में हमको बुलाइए, हम मदद कर देंगे, है ना। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है ना। अरे सही बात है, तो कहने का मतलब क्या है, होता कई बार हो जाता है, ऑक्सीजन पंप है खराब हो गया, तो ऑक्सीजन पंप खराब हो गया, अब इमरजेंसी ऑक्सीजन चालू हो जाती है, जो केवल 15 मिनट के लिए होती है, उतनी देर में वो लैंड कर सकता है, उतनी देर में नियरेस्ट एयरपोर्ट पे पायलट लैंड कर सकता है। ये सब चीजें बनाई गई हैं। तो मैंने क्या बोला, ऊपर जाने पर ऑक्सीजन कम होता है, तभी तो इतनी बड़ी बात मैंने बताई एरोप्लेन वाली। एरोप्लेन तो बहुत ऊपर चले गए, पहाड़ पे तो उतनी ऊपर नहीं जाते, पहाड़ों से कहीं ऊपर चलता है, बादलों के ऊपर चलता है एयरप्लेन, क्योंकि बादल में चल नहीं सकता, बादल में चलेगा दिखेगा नहीं, बादल से कहीं ऊपर चलता है, 14-15 हजार फीट के ऊपर, आपको बस सूरज दिखेगा बिल्कुल एकदम चमचमाता हुआ, नीचे देखोगे ऐसे तो बस ऐसा लगेगा बिल्कुल व्हाइट चादर बिछी हुई है। लेकिन जब बहुत नीचे आ जाते हैं बादलों के नीचे तो आपको शहर दिखने लगता है, और जब बहुत नीचे आते हो तो आपको एयरपोर्ट दिखने लगता है, फिर बहुत नीचे आ जाते हो तो रोड पे दिखने लगती है ना, और बहुत नीचे आ जाते हो तो आप खुद रोड पे आ जाते
सम ऑर्गेनिज्म प्रोसेस एडेप्टेशन, और ये फिजियोलॉजिकल होता है। अलाउ देम टू रिस्पॉन्स क्विक स्ट्रेसफुल कंडीशन, बोलते हैं आपको अगर क्विकली चीजों से छुटकारा पाना है तो आपकी फिजियोलॉजी काम करेगी। कह रहे अगर बहुत हाई एल्टीट्यूड पे चले गए, यानी ऊंचाई पे चले गए, जैसे 3.5 किलोमीटर ऊपर चले गए, 3.5 किलोमीटर से भी ऊपर चले गए, 350 मीटर मतलब 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर रोहतांग पास नियर मनाली या मानसरोवर यात्रा के लिए चले गए, ठीक है। तो इन चाइना, वैसे इसमें चेंज हो गया एनसीईआरटी में, लेह कर दिया है, लेह कर दिया है, तो लेह क्योंकि 350 से ऊपर लेह ही आता है, तो लेह चले गए, तो क्या आप महसूस करेंगे, आप महसूस करोगे कि आपको कुछ कठिनाई आ रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, ठीक है, आपको लग रहा है चक्कर आ रहे हैं, आपको लगेगा कि उलझन सी हो रही है, आपको हो सकता है वॉमिटिंग जैसा फील हो जाए, ये देखो नाउजिया, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है, आप थके थके महसूस करोगे क्योंकि आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। उसके बाद आपका धड़कन बढ़ जाएगा, हार्ट पाल्पिटेशन, घबराहट बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ गई आपकी, हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऊपर जाने पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया कि हाई हाई, कह रहा है ऊंचाई पर, ये ऊंचाई पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा हो गया, लो हो गया। अच्छा, इससे आपकी बॉडी को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, डज नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन, बॉडी आपकी इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। अब धीरे धीरे आप वहां पे कुछ दिन रहोगे, आज रहे, कल रहे होटल में, परसों रहे, घूमने फिरने लगे, तो 3-4 दिन में आपका ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहे हो जाएगा। कैसे? आपकी बॉडी खुद आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेगी। कैसे अडेप्ट करेगी? आपके अंदर हीमोग्लोबिन का जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए क्या करेगी? आरबीसी बढ़ा देगी, आपकी बॉडी आरबीसी ज्यादा बनाने लगेगी, आरबीसी ज्यादा बनेगा तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी संख्या भी बढ़ेगी। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नहीं बढ़ी, लेकिन हीमोग्लोबिन का अमाउंट और आरबीसी का नंबर बढ़ गया। इससे क्या हो गया? जो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी अब वो ऑक्सीजन मिलने लगी। क्या लिखा हुआ है? हम ढल गए वहां के अकॉर्डिंग, एक्लिमेटाइज का मतलब ढल जाना, और ये एक्सपीरियंस स्टॉप हो गया, ये जो दिक्कत आ रही थी वो रुक गई, एल्टीट्यूड सिकनेस रुक गई। हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? आपकी बॉडी कैसे सॉल्व कर लेती है? ये जो बात अभी बताई मैंने बताया, कम ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए आरबीसी बढ़ा दिया गया, लेकिन बाइंडिंग कैपेसिटी अभी भी कम है, बाइंडिंग कैपेसिटी अभी भी कम है, लेकिन जब आरबीसी बढ़ जाएगा तो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो जाएगा और आपकी ब्रीदिंग रेट भी बढ़ जाएगी। ऊपर जाने पर आप ब्रीथ ज्यादा करते हो। अच्छा, कभी देखा है आपने कि जो लोग हिल स्टेशन पे रहते हैं उनमें ज्यादा हाथ पैर लाल होते हैं, उनका जो गाल होता है, हाथ पैर होते हैं एकदम लाल होते हैं। तो अभी तो नहीं, सीपीएमटी में बहुत फेवरेट क्वेश्चन था कि द रोजी चीक्स ऑफ द हिली पीपल इज ड्यू टू, मतलब उनके गुलाबी गाल क्यों होते हैं, ठीक है ना? तो उसका कारण है क्योंकि वो हिल स्टेशन पे रहते हैं, ऑक्सीजन कैरी कैपेसिटी कम है और उनका आरबीसी ज्यादा प्रोड्यूस कर लिया गया। आरबीसी ज्यादा होगा तो खून में लालपन ज्यादा होगा, खून में लालपन ज्यादा होगा तो पूरी स्किन गुलाबी होगी, है ना? तो इस तरह से क्या होता है, हिमालय वगैरह पे देखो लिखा हुआ है, मैनी ट्राइब्स, यानी जो छोटे छोटे झुंड में लोग रहते हैं उनको ट्राइब्स बोलते हैं। हाई एल्टीट्यूड पर उनमें ज्यादा पाई जाती है, देखो लिखा है उनमें ज्यादा आरबीसी पाई जाती है और टोटल हीमोग्लोबिन पाया जाता है, किसकी? प्लेन्स वालों की तुलना में। यानी हम लोग में उतना खून नहीं है जितना खून वहां पे है। ज्यादातर एनिमल मेटाबॉलिक रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रोसीड्स ऑप्टिमली इन ए नैरो टेम्परेचर रेंज। नैरो टेम्परेचर रेंज पे मतलब कह रहे ज्यादातर जीव जंतु 37 डिग्री पे सही महसूस करते हैं। आप बताओ, जंगल में तो यही इतने ही टेम्परेचर होता है ना, लगभग 40 के करीब। बट देयर आर माइक्रोब्स, कुछ ऐसे माइक्रोब्स थे, कल भी बात हुई थी, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रहते हैं। याद करो, खौलते पानी के टेम्परेचर पे, हॉट स्प्रिंग या डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में रहते हैं, जहां टेम्परेचर 100 से भी ज्यादा हो जाता है। कैसे? आंसर आएगा, इनके पास थर्मोस्टेबल एंजाइम होते हैं। कैसे एंजाइम होते हैं? थर्मोस्टेबल, जो 100 डिग्री पर भी नष्ट नहीं होते। क्या हमारे एंजाइम ऐसे हैं? नहीं। फिर अगला क्वेश्चन पूछा, अंटार्कटिका में जो फिश पाई जाती है, अंटार्कटिका में जो फिश पाई जाती है वो माइनस टेम्परेचर पे कैसे रह लेती है? ये 0 से नीचे का मतलब माइनस टेम्परेचर पे कैसे रहती है? क्या उसका खून जम नहीं जाता? तो आंसर मैं बताता हूं, नहीं जमेगा। उसके अंदर ग्लिसरॉल होता है खून में, जो कल गाड़ी वाली बात बता रहे थे। गाड़ी में आजकल कूलेंट पड़ता है, वो ग्लिसरॉल बेस्ड होता है। ग्लिसरॉल को फ्रीजर में भी रख दो कभी नहीं जमेगा, डीप फ्रीजर में रख दो कभी नहीं जमेगा। वैसे इनके खून में नेचर ने क्या दे दिया है? ग्लिसरॉल। हमारे खून में ऐसा नहीं है,
बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर लो हो जाए हमारा खून जम सकता है, लेकिन इनका टेम्परेचर अगर लो भी है, लो है क्या, माइनस में ही रहते हैं। अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, वहां पर भी ये सर्वाइव कर रहे हैं, देख लो। लिखा क्यों, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन पाई जाती है। यहां पर कौन से पाए गए थे, थर्मोस्टेबल एंजाइम, और यहां क्या पाया गया, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन। एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन यानी खून को ना जमने देने वाली प्रोटीन, और ग्लिसरॉल वगैरह। लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट, देखो जो बहुत सारे समुद्र में इनवर्टिब्रेट रहते हैं और जो मछलियां रहती हैं काफी गहराई में, ठीक है, वहां प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। देखो नीचे गए ना, नीचे गए तो प्रेशर बढ़ा कि घटा, पानी में जाने पर प्रेशर बढ़ता है और आसमान में जाने पर प्रेशर घटता है। अब देखो नीचे 100 गुने से भी ज्यादा प्रेशर हो गया। अगर हम लैंड पर हैं, 1 एटीएम पे हैं, 760 mmHg पे हैं, 1 एटीएम का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। यहां इस समय हम लोग इतने ही दबाव पे हैं, लेकिन जब हम समुद्र तल की तरफ जाते हैं, सी कोस्टलाइन एरिया की तरफ जाते हैं, तो प्रेशर 100 गुने से भी ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब वहां पे 110, 105, 110, 106, 107 ऐसा प्रेशर मिलेगा इतने का, यानी न जाने कितने mmHg हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर की तुलना से इतने गुना ज्यादा होता है। अब जरा सोचो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे है, अगर आपको 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कर दिया जाए ना, एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं, आपको किसी केबिन में बंद कर दिया जाए और 2 एटीएम कर दिया जाए, यानी 760 का डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, 1500 समथिंग आएगा, 1520। तो 1520 पे अगर आपको रख दिया जाए, आप पता तुरंत अनकंफर्टेबल, कान सुन्न हो जाएगा, आंखों में दबाव महसूस होगा, लगेगा स्किन को कोई दबा रहा है, केवल दुगना करने पर। और सोचो जरा 100 गुना वहां टेम्परेचर है, वो मछलियां, वो इनवर्टिब्रेट कैसे रह रहे हैं। आंसर आएगा, उनके अंदर क्या होती है कि प्रेशर को झेलने के लिए कुछ एडेप्टेशन होते हैं, प्रेशर को झेलने के लिए उनका आकार चपटा हो जाता है। जो मछलियां जितनी नीचे पाई जाएगी उतनी चपटी होगी, बिल्कुल फ्लैट, जैसे पॉम्फ्रेट, पॉम्फ्रेट फिश टीवी में दिखाई जाती ना, जो अरे जो कोई मूवी देखो उसमें एक फिश आती बिल्कुल प्लेट में ऐसे रख जाती है, प्लेट से बस इतनी मोटी होती है बस, और चपटी होती बिल्कुल, और ऐसी काफी चौड़ी सी ऐसी होती है बहुत, और ऐसी काफी चौड़ी होती है ऐसे, और उसमें प्लेट में ऐसे कट 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 ऐसे लगा होता है। पूरी पूरी फिश देखी होगी टीवी में, तो ये पॉम्फ्रेट फिश होती है, बिल्कुल फ्लैट होती है, यानी कि काफी गहराई में पाई जाती है, और इसीलिए इसकी कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा होती है। हाउ डू दे लिव अंडर द क्रशिंग प्रेशर, मतलब इतना प्रेशर है कि क्रश हो जाएंगे, पूरी बॉडी दब जाएगी, तो भी उसमें क्या होता है, लिखा है डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम, बिल्कुल ऐसे एंजाइम होते हैं जो प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं, और कुछ शेप भी बदल गया, स्पेशल एंजाइम भी होते हैं। ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच एनवायरनमेंट सच एज फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन, बोलते हैं इस तरह के जो 3 केस पढ़े, एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन, ठीक है ना, और वो थर्मोस्टेबल एंजाइम, और यहां पर भी देखो कुछ स्पेशल एंजाइम थे। ये सारे कौन से एडेप्टेशन है, मार्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल की बायोकेमिकल, बायोकेमिकल एडेप्टेशन है। जबकि बताओ क्यूटिकल का मोटा हो जाना, पत्तियों का कांटों में रूपांतरित हो जाना, मार्फोलॉजिकल एडेप्टेशन। जबकि बताओ हमारी आरबीसी का बढ़ जाना, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। समझ गए ना। अब एक बिहेवियरल एडेप्टेशन बचा हुआ है, वो नीचे वाले पैरा में दिया है। बिहेवियरल में बहुत अच्छी घटना बता रही है, वो जो हम लोग करते हैं ना, वो एक लिजार्ड भी करती है। देखो क्या लिखा है, बिहेवियरल रिस्पॉन्स, जब हम कहीं किसी इन्वायरमेंट, वेरिएबल इन्वायरमेंट में होते हैं, तो बिहेवियरल रिस्पॉन्स हमारा काम करता है। जैसे एक रेगिस्तान की छिपकली है, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती, क्या क्या लिखा है, लैक मतलब नहीं पाया जाना, उसके अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं है कि वो झेल सके हाई टेम्परेचर को। अब क्या करेगी, अब ये मैनेज करने के लिए, अब ये मैनेज कर लेगी, खुद इसके पास एबिलिटी नहीं कि फिजियोलॉजिकली कि वो झेल लेगी, बॉडी खुद झेलने पाने को तैयार नहीं है, तो अब क्या करेगी, ये टेम्परेचर को झेल लेने के लिए, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रखने के लिए बिहेवियरल एडेप्टेशन का प्रयोग करते हैं। ये धूप सेकने चले जाते हैं और हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कब, जब इनका टेम्परेचर कंफर्ट जोन से नीचे होता है। अरे अभी एक एग्जांपल बताया था, जब आप सर्दी में पढ़ रहे होते हो, आपको लगता है अरे बहुत गलन होने लगी, अब पढ़ा नहीं जा रहा है ना, तो आपका मन ऑटोमेटिकली, कोई आके बोलेगा नहीं, आप किताब उठाओगे और आपके कदम और चलने लगेंगे बाहर की तरफ। यानी ये बिहेवियर है, ये कोई कहेगा नहीं, अपने आप ऐसे ही। जो जंगल में एनिमल रह रहे हैं सर्दियों के समय, उनको पता लगा छाया में बैठे हैं, कपकपा रहे हैं,
तो तुरंत आते हैं और धूप में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, और जब उनका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, कंफर्ट जोन में आ जाता है, नहीं लगता है कि अरे अब तो मजा आ गई, अब तो ठीक है, फिर उसके बाद ज्यादा धूप में ज्यादा देर बैठ जाओगे तो आपका बॉडी टेम्परेचर फिर से कंफर्ट जोन से ऊपर चला गया, यानी आपको गर्मी महसूस हुई, तो आप वापस चले जाओगे कहां पे, छाया में। यानी कि किताब लेके गए थे धूप में, कुछ देर पढ़े और फिर धूप चुभने लगी, आप वापस किताब लेके आ गए। ऐसा सर्दियों में एक नहीं कई बार ही होता है, होता नहीं होता छत पे। बट मूव द शेड इन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, कह रहा है छाया में वापस आ जाते हैं जब इसका तापमान बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज जो होती है मिट्टी का गड्ढा खोद लेती है, याद करो कल हमने कुत्ते वाला एग्जांपल बताया था, कुत्ता क्या करता है, गड्ढा खोद लेता है और वहां लेट जाता है, जिससे क्या होता है उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। ये देखो लिखा है हाइड द एस्केप फ्रॉम अबव ग्राउंड हीट, यानी कि ग्राउंड की हीट से बचने के लिए कुत्ता गड्ढा खोद लेता है, बोरोइंग कर लेता है, बोरोइंग मतलब गड्ढा खोदना, और वहां लेट करके अपनी हीट को एब्जॉर्ब करा देता है और ठंडी को ले लेता है। अच्छा, पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है? हम और आप अकेले अकेले क्या है, इंडिविजुअल। हम और आप अकेले अकेले क्या है, इंडिविजुअल। लेकिन हम सब एक ही स्पीसीज के मेंबर हैं और पर्टिकुलर लैंड पर पाए जा रहे हैं, तो हम लोग बन गए पॉपुलेशन। तो क्या बोला गया है, नेचर में कोई अकेला नहीं रह सकता, सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज कैन नॉट बी लिव, इसका ये कहने का तात्पर्य था। ज्यादातर ग्रुप में रहते हैं और पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं और कुछ चीजें शेयर करते हैं और कुछ चीजों के लिए कंपटीशन होता है, ठीक है, और पोटेंशियली इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, एंड दस कॉन्स्टिट्यूट क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं, पॉपुलेशन, यानी हम लोग एक दूसरे से शेयर भी कर रहे हैं। अच्छा मैं बोलूं, आप सब आपस में कंपटीशन भी कर रहे हो, नीट के लिए ही कंपटीशन देख लो, मैं और आप भी कंपटीशन कर रहे हैं, खाने के लिए, रोटी के लिए, जमीन के लिए, रहने के लिए कंपटीशन हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्ट, ऑक्सीजन के लिए, लाइट के लिए, है ना, पानी के लिए, ठीक है, तो ये भी कंपटीशन हो रहा है। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताइए इंटरब्रीडिंग शब्द केवल किसके लिए आता है, इंटरब्रीडिंग सेक्सुअल के लिए आता है कि ए सेक्सुअल के लिए, सेक्सुअल के लिए। इंटर का मतलब दो लोग के बीच ब्रीडिंग हो रही है, तो दो लोग की बात आ गई तो सेक्सुअल के सेक्सुअल, सेक्सुअल। लेकिन कह रहा है पॉपुलेशन में हम ए सेक्सुअल को भी इंक्लूड करेंगे, यानी बताइए पॉपुलेशन में कौन आता है, सेक्सुअल की ए सेक्सुअल की, दोनों, दोनों आते हैं, दोनों। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, वेटलैंड में जितने कार्मोरेंट्स, कार्मोरेंट क्या होते हैं, चिड़िया, समुद्री चिड़िया, समुद्री चिड़िया जो है वेटलैंड जहां पानी इकट्ठा होता है वहां आके दिखा होगा, मूवी में दिखाते हैं, समुद्र है, चिड़िया ऊपर से आ रही है, पानी में छलांग लगाया फिर चली गई, या कुछ देर पानी के पास बैठी चली गई, उनको कार्मोरेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो यानी जो समुद्री चिड़िया होती कार्मोरेंट्स, वो किसी पानी के स्थान पे देखी जा सकती, तो वो उनकी पॉपुलेशन हो गई। कह रहा है कहीं पे बिल होंगे, छोटे छोटे वो होंगे गड्ढे, बिल है ना, बिल होते हैं ना, उसमें चूहे घुस जाते हैं, तो चूहों की आबादी बन गई। कोई ऐसा जंगल है जहां केवल सागौन के पेड़ हों, केवल टीकवुड के पेड़ हैं और कहीं है ही नहीं, देखा होगा कई कई जगह सागौन के पेड़ गांव के पास भी लगा देते हैं, शीशम के लगा देते हैं। बैक्टीरिया को आपने कल्चर प्लेट में ग्रो करा लिया, या किसी तालाब में केवल लोटस ही लोटस है, ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल बन गए? आप बताओ, यहां केवल केवल और एक ही पॉपुलेशन है, किसकी, हमारी, है ना, हमारी पॉपुलेशन है। इन अर्लियर चैप्टर हमने क्या सीखा था कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैसे इन्वायरमेंट के साथ रहता है और उसको झेलता है, इसी तरह से पॉपुलेशन लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है। यहां से क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है कि पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन इंडिविजुअल लेवल पे काम करता है कि पॉपुलेशन लेवल पे, पॉपुलेशन लेवल पर नेचुरल सिलेक्शन पॉपुलेशन लेवल पर काम करता है। यहां से लाइन देखो ली गई है, इट इज द पॉपुलेशन लेवल दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट, यानी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन होता है जिससे मन चाहे कैरेक्टर सामने आते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है क्या, इकोलॉजी को आपने जोड़ दिया, इकोलॉजी को लिंक कर दिया किसके साथ, जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ। इकोलॉजी को जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के साथ जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी। बताइए व्हाट इज पॉपुलेशन इकोलॉजी? Ecology is linked with the population genetics plus evolution। अच्छा अब ये वाली बात कह रहे हैं
कह रहा है जो इंडिविजुअल के रूल है वो पॉपुलेशन लेवल पर नहीं काम करते, और जो पॉपुलेशन के रूल है वो इंडिविजुअल लेवल पर काम नहीं करते। अच्छा बताइए, मेरा डेथ हो सकता है, मेरा जन्म हुआ, मेरा डेथ होगा, ठीक है ना, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा जन्म दर निकाल दो। जन्म दर आप नहीं निकाल सकते, या मैं खुद भी नहीं निकाल सकता। यानी इंडिविजुअल की बर्थ और डेथ होती है, लेकिन उसका बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं निकाला जा सकता। देखो क्या लिखा है, इंडिविजुअल हैव बर्थ एंड डेथ बट द पॉपुलेशन हैव बर्थ रेट एंड डेथ रेट। इन द पॉपुलेशन रेट पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ, पॉपुलेशन में पर कैपिटा निकाला जाता है बर्थ और डेथ। पर कैपिटा का मतलब 1000 लोगों पर कितने बच्चे बॉर्न हुए, और उन्हीं 1000 लोगों के पीछे कितने लोग मरे एक वर्ष में। एक वर्ष में पर 1000 पीपल पर कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हुए, और उन्हीं 1000 लोगों में पर 1000 पर कितने लोग उस साल मर गए। तो जो पैदा हुए उसे नेटैलिटी या बर्थ रेट, और जो मर गए उसे मॉर्टेलिटी या डेथ रेट। द रेट एक्सप्रेस चेंज इन नंबर, बोल रहा है रेट का मतलब होता है चेंज इन नंबर, चाहे घटे चाहे बढ़े। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन, यानी पर 1000 पर। हियर इज एन एग्जांपल, और ये क्वेश्चन आया हुआ है यहां से भी। 20 लोटस के पौधे थे लास्ट ईयर, 20 थे लास्ट ईयर, 8 नए हो गए, यानी अब टोटल कितने हो गए? 28। तो आप ऐसा मत कर देना, ठीक है, कह रहा है कि 28 हो गए, और आपको अगर जन्म दर निकालना है ऐसा मत कर देना 28/20 ना। कितने बढ़ गए एक साल में? कितने बढ़े? 8, पहले वो लिखो। और लास्ट ईयर से तुलना करनी है ना, अरे आप इस ईयर से तुलना करना है कि लास्ट ईयर से, तो लास्ट ईयर की आबादी लिखनी पड़ेगी कि इस ईयर की। हाँ, तो 8/20 आंसर आ गया 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर, क्योंकि एक साल का निकाल रहे हैं। अच्छा, इंडिविजुअल इन अ लैबोरेटरी पॉपुलेशन, 40 फ्रूट फ्लाई मर गई, नहीं 40 फ्रूट फ्लाई थी, और एक वीक में कुछ की डेथ हो गई, ठीक है, कुछ की डेथ हो गई, कितने की? 4 की। तो अब इसी तरह वो भी कर दो, जितने की डेथ हुई और जितने ओरिजिनली थे, कितने ओरिजिनली थे, कितने की डेथ हुई, तो 4/40.4 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई, और अब पर वीक। क्यों? क्योंकि यहां हमने कहा कितना समय लिया है, और यहां कितना समय लिया था? पर ईयर लिया था, है ना, ये लिया लास्ट ईयर। इसका मतलब लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल, यानी एक साल का गैप हो गया। आजकल इस पे डाटा बदल के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, मतलब क्वेश्चन सेम रहेगा, डाटा बदल देंगे, आपको ऐसे कह देंगे पिछले साल इतना था 100, इस साल 120 हो गया, ठीक है, इस बार 120 हो गया। तो आप करते क्या, आपको एनसीईआरटी याद रहेगी, तो आप कर दोगे 100/120, है ना। गलत, क्या करना है आपको? 20/100। समझ में आई बात? ये ध्यान रखिएगा, यही गलतियां होती हैं। एक और करेक्टर क्या है? सेक्स रेशियो। अच्छा, मैं बोलूं मेरा सेक्स रेशियो बताओ, मेरा तो सेक्स रेशियो बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं, इंडिविजुअल का सेक्स रेशियो नहीं होता है। हम अगर किसी से पूछे भाई कितना सेक्स रेशियो है, अरे एक ही सेक्स है उसमें, वो मेल या फीमेल, तो सेक्स रेशियो कैसे तैयार हो जाएगा? लेकिन यहां देखो, यहां पर मेल बैठे हैं, फीमेल भी बैठे हैं, तो उनका रेशियो क्या आ रहा है गिनती के बाद, वो रेशियो कहलाता है सेक्स रेशियो। और आइडियली सेक्स रेशियो शुड बी इक्वल, यानी लगभग 50-50% होना चाहिए। जिस कंट्री का सेक्स रेशियो 50-50 है वो बहुत अच्छी कंट्री मानी जाती है, और जिस कंट्री का फीमेल का सेक्स रेशियो ज्यादा है मेल का कम है, या मेल का ज्यादा है फीमेल का कम है, वो कंट्री डिसबैलेंस है। Another attribute character of the population is sex ratio. Individual is either male or female, but the population has sex ratio. कह रहा है कोई इंडिविजुअल या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो हमेशा सेक्स रेशियो शो करती है। कह रहा है एग्जांपल के लिए 60% फीमेल है कहीं किसी आबादी में, अब 40% मेल है, या 50-50 है दोनों, या फिर 40% फीमेल हो गई, 60% मेल हो गया। पॉपुलेशन जो होता है गिवन टाइम पर, उसमें क्या होता है, चेंज होते रहते हैं, और उसमें होता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्री रिप्रोडक्टिव एज, बच्चे बड़े यानी कि रिप्रोडक्टिव एज, और बूढ़े यानी पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। अच्छा, जब बच्चे ज्यादा हैं बड़ों की तुलना में, यानी यहां वाला रूल लग रहा है, हम दो हमारे अनेक, हम दो हमारे अनेक, हम दो वाला नहीं लग रहा है, हम दो हमारे अनेक, तो यानी क्या आबादी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। देखो बच्चे ज्यादा हैं माँ बाप की तुलना से, माँ बाप की तुलना से बच्चे ज्यादा हैं, किसी भी वो फिगर में अगर बच्चे ज्यादा दिखें तो आबादी ग्रोइंग होगी, और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, है ना।
तो आबादी ग्रो करेगी। अब यहां चेक करो, यहां बच्चों और बड़ों की संख्या बराबर है, यानी हम दो हमारे दो, तो आबादी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, यानी ये कांस्टेंट आबादी को शो करती है। इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पॉपुलेशन कर्व, इसको बोलते हैं क्या, बेल शेप पॉपुलेशन कर्व, इसको बोलते हैं अर्न शेप, URN, अर्न शेप। इसमें देखो क्या है, बड़ों की संख्या ज्यादा है, बच्चों की संख्या कम है, हम दो हमारा एक। अब यहां देखो, यहां आबादी घटने की तरफ चली गई, यानी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को शो करेगी। ठीक है, क्या लिखा गया है, द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल अस द स्टेटस। अच्छा, किसी भी कंट्री का जो पॉपुलेशन साइज है वो आपको उस कंट्री की स्थिति बताता है। जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, US हुआ, और भी बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री का नाम, जैसे कोलंबो हुआ, ठीक है ना, और आपका जैसे मलेशिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ, आपके बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां आबादी बहुत कम है, इसीलिए वहां सुख सुविधाएं ज्यादा है, वहां का स्टेटस अच्छा है, वहां गंदगी कम है ना। जिस जगह पे ज्यादा आबादी रहेगी वहां क्या होगा, वहां पर मूलभूत सुविधाएं यानी कि बेसिक फंडामेंटल जो फैसिलिटीज हैं, जो एमिनिटीज हैं, वो नहीं मिल पाएंगी। उससे क्या हो जाता है, चारों तरफ गंदगी है, चारों तरफ क्या है, मच्छर हैं, पनप रहे हैं, रोग फैल रहे हैं बहुत सारे, और बहुत सारी फूड नहीं मिल रहा है खाने को, लोग सड़क पे सो रहे हैं। तो इस तरह की स्टेटस आपको पता चलता है आबादी से, वही लिखा हुआ है। Size of population tell us the status in the habitat whatever the ecological process we wish to investigate the population। कंपटीशन होता रहता है, आपने देखा होगा हमारी आबादी में कंपटीशन है, वो बढ़ जाएगा, और प्रीडेटर जो है उनका जो इफेक्ट है वो हमको बैड इंपैक्ट दिखाएगा। अच्छा, हम पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करेंगे, क्यों, आबादी ज्यादा तो खाना ज्यादा चाहिए। अब खाना जल्दी चाहिए, ज्यादा भी चाहिए, और ज्यादा कैसे होता है, इमीडिएट, ऑर्गेनिक फार्मिंग से कि केमिकल फार्मिंग से, ऑर्गेनिक से कि केमिकल से, तो केमिकल फार्मिंग से बढ़ता है, याद रखिएगा। इसीलिए पेस्टिसाइड की बात की गई है। अब आप पेस्टिसाइड ज्यादा यूज करोगे, और उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है, यानी कि ये सब ऐसी चीजें हैं जो पॉपुलेशन के चेंज, साइज के चेंज होने से अफेक्ट होती है। साइज जो होता है पॉपुलेशन का कितना हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, मिनिमम 10 से भी कम हो सकता है। जैसे केवलादेव नेशनल पार्क में जो बर्ड आती हैं साइबेरिया से, कभी कभी किसी साल में वो लेस देन 10 आती है, लेस देन 10, देखो क्या लिखा हुआ है, साइज लेस देन 10 हो सकता है साइबेरियन क्रेन का, यानी साइबेरियन सारस क्रेन यानी सारस का साइज लेस देन 10 हो सकता है भरतपुर वेटलैंड में। और कभी कभी मिलियंस में हो जाता है। मिलियंस में कहां होता है, क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक तालाब में ग्रो कर गया है, एक तालाब में ग्रो कर गया है। कहने लगे ये सब पता कैसे करेंगे, पता करने के लिए एक टर्म आया, क्या, PD, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी। किस लेटर से इंडिकेट करेंगे, हाँ, कैपिटल N से, स्मॉल n से नहीं, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर। और कैसे निकलेगा, कह रहा है इसके लिए n का मतलब नंबर नहीं होता है, स्मॉल n का मतलब नंबर होता है, कैपिटल N का मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। और कह रहा है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को एप्रोप्रिएट मेजर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर तो हमें चाहिए ही चाहिए, टोटल नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन कभी कभी इस नंबर, कभी कभी ये मीनिंगलेस हो जाता है, या हम गिन ही नहीं सकते, हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। जैसे देखो इस केस में मीनिंगलेस हो जा रहा है, कैसे, एक 200 पार्थिनियम के घास के पौधे हैं, गाजर घास सुना है ना, बहुत कॉमन होता है, रोड साइड देखा होगा, 200 पार्थिनियम के प्लांट है, और एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है उतनी ही जगह में, और उतनी ही जगह में 200 पार्थिनियम के प्लांट है। अब आप बताओ नंबर किसका ज्यादा है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, अच्छा किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी काफी कम हुई। लेकिन आप एक बात बताओ, कहां बरगद और कहां ये 200 घास के पेड़, आप सोच के देखो, ये तो बेइज्जती हो गई, कहां हाथी कहां 200 चींटियां, है ना। अब हाथी का फिजियोलॉजिकल रोल ज्यादा होगा कि चींटियों का, इकोलॉजिकल रोल या फिजियोलॉजिकल रोल किसका ज्यादा होगा। अच्छा, एक अकेला बरगद 200-300 करोड़ पार्थिनियम के बराबर ऑक्सीजन फिल्टर कर सकता है, और फोटोसिंथेसिस करके उससे कई गुना ज्यादा खाना बना सकता है। तो किसका इकोलॉजिकल रोल ज्यादा है, हाँ, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी ज्यादा दिख रही है, तो मीनिंगलेस हो गई ना, मीनिंगलेस हो गई। देखो कैसा लिखा हुआ है, लार्ज कैनोपी बना रहा है बरगद, स्टेटिंग दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ banyan इज लो रिलेटिव
that of Parthenium amount, underestimating the enormous role of Banyan community. उसने बोला देखा जाए तो पॉपुलेशन डेंसिटी इनकी ज्यादा है, पार्थिनियम की, किसकी तुलना में, बरगद की तुलना में, लेकिन ये तो ओवर एस्टिमेट कर रहा है, ये तो उसके काम को इग्नोर करा जा रहा है, इसीलिए इन सच केस परसेंटेज कवर या बायोमास देखा जाएगा, वो ज्यादा मीनिंगफुल होगा। देखो ये चीज मीनिंगलेस हो गई, तो अब कोई मीनिंग नहीं तो निकालनी पड़ेगी। अब कह रहे हैं इस केस में, बरगद के केस में हम परसेंटेज कवर देखेंगे। एक बरगद इस कोचिंग के परिसर से, परिसर मतलब जहां तक ये कोचिंग है, जहां तक टेरिटरी है इसकी, इससे भी ज्यादा बड़ा छाया दे सकता है। एक बरगद का पेड़ इससे भी ज्यादा छाया दे सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा बरगद का पेड़ कहां पे है? कोलकाता में, इंडियन बॉटनिकल गार्डन में। पूरा नाम है सुभाष चंद्र बोस वो बॉटनिकल गार्डन है, ठीक है ना? नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस बॉटनिकल गार्डन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया है। जेसी बोस नाम सुना है ना? जेसी बोस। 1 किलोमीटर की पेरीफेरी तक फैला हुआ है एक बरगद का पेड़, उसकी टहनियां इतनी दूर दूर तक चली गई। दुनिया का लार्जेस्ट ट्री है, लार्जेस्ट बैनियन ट्री। इन सच केस द परसेंटेज कवर या बायोमास ज्यादा मीनिंगफुल होगा पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। फिर इन्होंने बोला टोटल नंबर इज नॉट अगेन इजिली एडेप्टेड मेजर इफ पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल या टाइम कंज्यूमिंग। कहता कभी कभी हमारे पास गिनने का समय नहीं रहता या गिनती पॉसिबल नहीं है। कैसे? हमने कहा ये एक बड़ा सा तालाब है इस कोचिंग जितना बड़ा, और उसमें मछलियां हैं 2 प्रकार की, एक काले कलर की, एक सफेद कलर की। हमने कहा बताओ हमें कि किसकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। अब आप पानी के अंदर गए, पानी के अंदर गिन पाना पॉसिबल है क्या? नहीं। आपने एक गिना, एक को इधर किया, फिर वो मछली फिर से वो घूम के आ गई, फिर वही गिन लोगे, कैसे पॉसिबल है? अब इस केस में गिनना असंभव है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो आप क्या करोगे? आप रैंडम मछली को पकड़ोगे। आपने इधर भी एक वो मछली पकड़ने वाला लगा दिया, इधर भी मछली पकड़ने का वो हुक लगा दिया। 10 बार 10 मछलियां पकड़ में आई। यहां देखा आपने कि 7 बार सफेद मछली पकड़ आई। यहां देखा कि 3 या 4 बार काली मछली पकड़ में आई। तो कौन सी इस पॉन्ड में मछलियां ज्यादा हैं? सफेद वाली, क्योंकि आपने रैंडम क्या कर लिया, मार्किंग कर ली, ये कर लिया। देखो क्या लिखा है, यदि कोई बैक्टीरिया कल्चर करा रहे पेट्री डिश में, तो क्या इसकी डेंसिटी कैसे निकालेंगे? कभी कभी क्या होता है ना, नो नीड टू नो द एब्सोल्यूट डेंसिटी, कभी कभी हमें ऐसे डेंसिटी नहीं निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? देखो ये लिखा है, कह रहा एग्जांपल के लिए, अगर फिश को पकड़ लिया आपने पर ट्रैप, और अगर काफी अच्छी फिश पकड़ में आई, जो भी अच्छे नंबर में आई, सफेद वाली ज्यादा आई, तो सफेद वाले की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है लेक या पॉन्ड में। इसी तरीके से कभी कभी क्या होती है, पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली मेजर करनी होती है, हम गिन ही नहीं सकते। अच्छा, शेर को गिनने की किसकी औकात है ना? शेर खा जाएगा भाई, शेर तो शेर, जंगल का शेर। ट्रेंड शेर जो होते हैं वो खा जाते हैं, जो ट्रेंड सर्कस में काम करते हैं, कभी कभी क्या होता है उनके अंदर का शेर जाग जाता है। हाँ भाई, अंदर का शेर उनका जाग गया कि अरे हम तो शेर हैं, ये इंसान हमको कैसे कंट्रोल कर रहा है ना? देखा होगा जंगल वाले, कभी कभी वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं। अभी दुबई में कई इंसिडेंट ऐसे हुए जहां शेर को पाला गया, पर कई बारी वो गुस्से में आकर के उसने काट पीट लिया कई इंप्लाइज को। तो वहां की सरकार थोड़ी सी अब अलर्ट रहती है, वो बिल्कुल ट्रेंड करती है, उनकी ट्रेनिंग बढ़ा दी। उनके पहले क्या करते थे, ऐसे बचपन से पालना चालू कर दिया, ट्रेन करना चालू कर दिया। अब क्या है, एक्स्ट्रा ट्रेन करते हैं, उनके दांत वांत जो है जो काटते हैं वो कर देते हैं, थोड़े ब्लर कर देते हैं। उनका जो, उनको ऐसे इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे उसका एग्रेसिवनेस खत्म हो सके, है ना? खुखार हैं अभी भी, लेकिन क्या है ना, उनको छीड़ कर दिया गया है, उनको थोड़ा वीक बना दिया गया है, ताकि कभी कभी क्या होता है, एग्रेशन में आ भी जाए तो सामने वाले को नुकसान ना हो, है ना? और उनके यहाँ अलाउड है, और हमारा शेर पाल के देखो, अभी दूसरे दिन वन विभाग आपको भी ले जाके पिंजड़े में बंद कर देगा। We are mostly obliged to estimate population density indirectly, actually counting them, seeing them। हम उन्हें बिना देखे काउंट कर लेंगे। कैसे? जैसे टाइगर की जनगणना नेशनल पार्क में या टाइगर रिजर्व में कैसे की जाती है? पद चिन्ह, पग मार्क का मतलब पैरों के निशान से, या फिर फीकल पिलेट यानी कि मल पदार्थ से, मल पदार्थ को टेस्ट करके, क्योंकि हमारी सेल जो है ना मल पदार्थ में भी पहुंच जाती है। अब आप बताओ, मेरी सेल
मेरे मल पदार्थ से में पाई जाएगी। तो उसी तरह शेर की जो सेल है वो अलग अलग शेर की अलग अलग डीएनए है, पता चल जाएगा ये डीएनए तो अलग है, ये डीएनए तो अलग है, ये डीएनए तो अलग है, यानी 3 प्रकार के शेर हैं यहाँ, या जितने प्रकार के मिलेंगे वो सब। पैरों के निशान कहाँ चेंज होते हैं? पग मार्क का प्रयोग तो फोरेंसिक साइंस में भी किया जाता है, जूतों के निशान से चोर को पकड़ लिया जाता है। अपनी कंट्री में तो नहीं होता, पर फॉरेन कंट्री में बहुत मायने रखता है। देखिए ये वाली पहले छोटा सा पैरा कर लीजिए। जन्म दर को क्या बोलते हैं? नेटैलिटी। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी को ऐड करेगी कि रिमूव करेगी? प्लस करेगी कि माइनस? अच्छा, उसका उल्टा, नेटैलिटी का उल्टा मोर्टेलिटी। ये डेथ रेट को दर्शाती है। और ये क्या करेगी? ये कम करेगी कि बढ़ाएगी? अच्छा, आई माइग्रेशन। आई माइग्रेशन का मतलब होता है क्या? आई माइग्रेशन का मतलब होता है कि इस क्लास में बाहर से कोई आ गया तो जो भी पॉपुलेशन डेंसिटी वो ऐड हो गई कि रिमूव हो गई? अच्छा, ई माइग्रेशन का मतलब हो गया इस क्लास से कोई उठ के चला गया। तो आप बताओ पॉपुलेशन डेंसिटी घटी कि बढ़ी? अब इसीलिए एनसीईआरटी ने ऐसे बना दिया है कि पॉपुलेशन डेंसिटी को 4 चीजें अफेक्ट कर रही हैं। देखो, आई माइग्रेशन प्लस कर रहा है, ई माइग्रेशन माइनस कर रहा है, ठीक है ना, मोर्टेलिटी माइनस कर रही है, नेटैलिटी प्लस कर रहा है। तो एनटी बराबर एनटी प्लस 1 का मतलब अगले साल की पॉपुलेशन डेंसिटी बराबर पिछले साल की पॉपुलेशन डेंसिटी में बर्थ और आई माइग्रेशन प्लस कर दो और डेथ और ई माइग्रेशन माइनस कर दो। फिर से सुन लीजिए, अब इस साल की पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब एनटी प्लस 1 और उस साल की पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एनटी, उसमें बी प्लस आई को प्लस करो और ई डी प्लस ई को माइनस करो, ठीक है, तब जाके ओवर एंड ऑल पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी, तब आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी आएगी। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे इस पैरा में क्या लिखा है? आपसे ऐसे ही पूछ ले, अगर ये वैल्यू ज्यादा हो जाए, अगर ये वैल्यू बी प्लस आई की वैल्यू डी प्लस ई से ज्यादा हो जाए तो आबादी, हाँ, और अगर उल्टा एरो हो जाए घट जाएगी, और अगर बिल्कुल बराबर हो जाए तो आबादी ना बढ़ेगी ना घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो हर कंट्री का चाहना है कि आबादी कांस्टेंट रहे, तभी तो देखा होगा बहुत सारे रूल्स लाने की कोशिश कर रही कंट्री। बहुत आबादी बढ़ जाना भी खतरा है। अब चाइना में क्या हो गया, आबादी बहुत बढ़ गई थी तो उन्होंने क्या कर दिया, बैन लगा दिया, 1 चाइल्ड नॉर्म ले आए थे। और चाइना जानते हैं बहुत ज्यादा वो है स्ट्रिक्ट अपने कानून के लिए, है ना, तो उन्होंने 1 चाइल्ड नॉर्म कर दिया। तो अब पता है चाइना में यंग लोग बहुत कम रह गए, बूढ़े लोग बहुत ज्यादा हो गए। तो अब उन्होंने क्या इंसेंटिव देना चालू किया कि अब जो ज्यादा से ज्यादा फैमिली बनाएगा उसको इंसेंटिव मिलेगा। तो घंटा फैमिली बनाएगा, सब बूढ़े हो गए हैं है ना। तो अभी अदर कंट्री को इनवाइट कर रहा है कि हाँ आइए यहाँ मैरिज करिए, हम इंसेंटिव देंगे, ये वो, किसी की इच्छा हो तो चले जाओ, है ना, चिली चिकन मिलेगा। हमें जरूरत नहीं, हमारा भारत प्यारा है, हम भारतीय हैं, ये गर्व है हमें। आगे तो वही कह रहा है, अगर बी प्लस आई मोर देन द डी प्लस ई तो ये क्या हो जाएगा, आबादी बढ़ेगी। अदरवाइज इट विल बी डिक्रीज। अदरवाइज का मतलब ऐसा नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो घट जाएगी, और बराबर हुआ तो बढ़ जाएगी। ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये वाली लाइन जरूर आती है, बस यहीं तक करा रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर आता है। बर्थ और डेथ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो पॉपुलेशन डेंसिटी को अफेक्ट करता है। बताओ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर चारों में क्या है? बर्थ एंड डेथ। बर्थ और डेथ जो है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्लियर? अब आगे देखो, लेकिन ये 2 फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट था। स्पेशल कंडीशन में क्या होता है, फॉर इंस्टेंस बोल रहा है स्पेशल कंडीशन में ये चीज काम नहीं करेगी, ये चीज केवल नॉर्मल कंडीशन में काम कर रही थी। बताइए नॉर्मल कंडीशन में कौन से 2 फैक्टर काम करते हैं? बर्थ प्लस डेथ। लेकिन स्पेशल कंडीशन में क्या होगा, स्पेशल कंडीशन में कह रहा है फॉर इंस्टेंस का मतलब होता है, एक उदाहरण देके समझाते हैं। उदाहरण देके समझा रहे हैं, मान लो नई कॉलोनी कहीं बसी है, नए फ्लैट बने हैं, कहीं नए फ्लैट बने हैं, तो अच्छा उस फ्लैट को भरने के लिए ये आइडिया तो है नहीं कि पता लगा 4-5 कपल चले गए और वो क्या नाम है, वो 9 मंथ बाद बच्चे बॉर्न करेंगे, फिर उसके बाद वो बच्चे बड़े होंगे, उसके बाद क्या वो बच्चे 18, 19, 20 साल के होंगे, फिर वो उनकी मैरिज होगी, फिर वो आबादी, ऐसे फ्लैट कभी नहीं बढ़ेगा। उस समय बर्थ और डेथ इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, उस समय क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बर्थ से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो गया, आई मिग्रेशन इंपॉर्टेंट हो गया।
यानी कहीं से लोग आए किसी और कॉलोनी से और उस फ्लैट को खरीद के वहां रहने लगे, तो आप अपने आप ही भर जाएगा। देखो क्या लिखा है, फॉर टू अंडर स्पेशल कंडीशन, फॉर इंस्टेंस ए न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, नई कॉलोनी बस बनी है, तो आई माइग्रेशन कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली देन द बर्थ रेट। बताओ, अब बर्थ रेट इंपॉर्टेंट नहीं रह गया। नॉर्मल कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट था, बर्थ एंड डेथ, लेकिन अब जब नई कॉलोनी बसी है तो बर्थ इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या बन जाता है, आई माइग्रेशन। यहां से क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ, ये बताइए, करेक्टली डिफाइन द पॉपुलेशन। फर्स्ट ऑप्शन ज्यादा सही है ना, वेल डिफाइंड एनसीईआरटी की लाइन है पहला। ये पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या बताया था, पॉपुलेशन इकोलॉजी बराबर इकोलॉजी प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन। अब आप बताओ कौन सा होगा, पहला होगा। What attribute out of following given can be possessed by the population only and not by the individual? मतलब पॉपुलेशन फॉलो कर रहा है लेकिन इंडिविजुअल उस चीज को फॉलो नहीं कर रहा है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये इंडिविजुअल फॉलो नहीं करता, अभी पढ़ा है हम लोगों ने। आंसर हो जाएगा चौथा। ये देखो वही वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, 8/20 तो कितना आ जाएगा, 0.4 ऑफ स्प्रिंग पर लोटस पर ईयर। एनसीईआरटी का सीधे सीधे क्वेश्चन है। ये थोड़ा डाटा बदल दिया, देखो ये डाटा बदल दिया है। क्या कहा गया है, 2 साल की घटना है, ठीक है चलो 800 थे पहले, 2 साल पहले 800 थे, ठीक है 800 हो गए, 200 मर गए, 5 डबे का मतलब मर गए, 200 मर गए, ठीक है, तो 200/800, ठीक है, ये गया ये गया ये गया ये गया 1/4 यानी 0.25 पर 2 ईयर, 0.25 पर टू ईयर इन्होंने लिखा नहीं तो सीधे सीधे आ जाएगा 0.25। 4 इंडिविजुअल मर गए आउट, ये सीधे सीधे वही वाला है, 4/40 तो आ जाएगा 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। ये तो सीधे एनसीईआरटी की लाइन है। Which of following option is true regarding sex ratio? सेक्स रेशियो के लिए कौन सा सही है, हाँ रेशियो ऑफ फीमेल टू मेल इन द पॉपुलेशन, यही एनसीईआरटी में लिखा है ना। द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन सक्सेसिव एज of given population is termed to be age distribution. If the age distribution plotted for a population, the resulting structure is called as age pyramid बोलेंगे। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए हैं और ऐसे ही आते भी हैं, आप देख लेना, हम लोग ने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए ना, एक भी क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा आपको, सब बिल्कुल वही होंगे पुराने। अब वो आप देखो, यहाँ बुरा नहीं मानिएगा, अगर आप नहीं कर पाए तो फॉल्ट किसकी, आपकी, हमने सारे कराए हैं और देखो पूरा रिवीजन भी करा दिया है। कितनी पहले, अप्रैल अभी नहीं आ रहा है लेकिन लगभग खत्म होने को आ गया, और अप्रैल भर एफएसटी कराऊंगा तीनों सब्जेक्ट की। अब आप जो टेस्ट दोगे तीनों सब्जेक्ट की एफएसटी कराऊंगा, तीनों सब्जेक्ट की, तो 6-7 तो एफएसटी आपकी हो जाएगी बिफोर नीट। नीट के पहले तक पूरा अप्रैल भर एफएसटी करा देंगे, एक यूनिट टेस्ट बस बचा है इसका अगले फ्राइडे को, उसके बाद सारी एफएसटी करा देंगे, मॉर्निंग में ही करा देंगे। भाई गर्मी का समय आ रहा है, मॉर्निंग में 8 बजे से करा देंगे, 8 बजे से 11 बजे तक फ्री, उसके बाद उसके बाद पीवाईक्यू करा देंगे, पीवाईक्यू भी मैं साथ ही लेके चलूंगा, अभी पीवाईक्यू भी करा दूंगा बस इस चैप्टर के बाद पीवाईक्यू चालू, और एफएसटी भी करा दूंगा, शाम को अनाउंस भी करूंगा अभी। Which of following term used as ecological age pyramid of population? इकोलॉजिकल पिरामिड में क्या होगा, प्री रिप्रोडक्टिव होता है, रिप्रोडक्टिव भी होगा, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ओल्ड एज, एडोलसेंस, इनफर्टाइल, ये सब नहीं होता। कौन सा हो जाएगा, पहला
द एज पिरामिड विद ब्रॉड कह रहा ब्रॉड अगर बेस है तो यानी कि बच्चे ज्यादा हैं, अगर बच्चे ज्यादा हैं तो बताओ क्या होगा, यंग इंडिविजुअल कैसा होगा, हाई परसेंटेज होगा। बोलो, यंग बच्चे ज्यादा तो यंग लोग ज्यादा। अभी क्या बोल रहे थे, भारत में यंग, भारत युवा शक्ति बन गया है, युवा शक्ति समझ रहे हो ना, भारत में बच्चे ज्यादा बॉर्न हुए तो भारत में यंग लोग ज्यादा है, वहां बच्चे कम बॉर्न हुए बूढ़े लोग ज्यादा है, समझे। तो भारत क्यों सुपर पावर बनने की तरफ आ रहा है, भारत जो है सुपर पावर बनने की तरफ आ रहा है। आज बड़ी बड़ी कंट्री भारत को एंटरटेन कर रही है क्योंकि भारत की जो युवा शक्ति है और ब्रेन है वो बहुत शार्प है। जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज है भारत के लोग बैठे हुए हैं, है ना, जितने भी, आपको पता ही होगा आजकल काफी चर्चा में है, और मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट हम लोग का काफी अच्छा चल रहा है। दूसरे कंट्रीज पर हमारी निर्भरता काफी घटती जा रही है क्योंकि हम लोग जो कोच वहां जर्मन से मंगाते थे, कल बताया तो था, वो कोच हम लोग यहाँ वंदे भारत का पूरी ट्रेन बना ले रहे हैं। एक कोच बनाते थे, पूरी ट्रेन उतने में बन जा रही है, उससे हाई स्पीड का बन रही है। ये बताइए क्या पूछा गया है, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या शो कर रहा है तीनों, तो ए एक्सपेंडिंग था, बी स्टेबल था, सी डिक्लाइनिंग था। ये बताइए, बेल से पिरामिड, बेल से मतलब सेकंड वाला, बेल शेप सेकंड वाला, यानी बच्चे और बड़े बराबर, बच्चे और बड़े बराबर, तो क्या नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव इज ऑलमोस्ट सेम। ये पहला सही है, हमसे पूछा है इनकरेक्ट, पहला तो सही है, कह रहा पोस्ट रिप्रोडक्टिव आर कंपैरेटिवली फीवर, सही बात है। अच्छा, पॉपुलेशन साइज रिमेन स्टेबल, ये भी सही बात है। अच्छा, फिर दे हैव यूजुअली हाई फर्टिलाइजिंग रेट विद लोअर लाइफ एक्सपेंडेंसीज, गलत हो गया, ये कहां होगा, ये अप्लाई नहीं हो पा रहा है। देखो ये अप्लाई हुआ कि नहीं, अरे ये देखो ना, कह रहा है बच्चे और बड़े बराबर हैं, ये देखो पहला ऑप्शन देखो, नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव आर ऑलमोस्ट इक्वल, थे कि नहीं थे। दूसरा कह रहा है पोस्ट वाले कम थे, ये फिगर देखो पोस्ट वाले कम है। तीसरा कह रहा है पॉपुलेशन का साइज रिमेन रहेगा, सही है, जब बच्चे और बड़े हम दो, हमारे दो हैं तो पॉपुलेशन साइज रिमेन सेम, तो गलत कौन सा हुआ, यही गलत हुआ ना। चलो, जीरो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, जीरो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज इंडिकेटेड बाई, मतलब किसमें जीरो ग्रोथ होगी, जब रिप्रोडक्टिव आर इक्वल टू द प्री रिप्रोडक्टिव, बच्चे और बड़े बराबर हो, यानी थर्ड हो जाएगा। A population, when population has a significant proportion of post reproductive or older individual or less number of pre reproductive individual, it is referred to as, मतलब क्या बोला है, एक ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें पोस्ट या बूढ़े वाले लोग जो हैं वो कम है प्री रिप्रोडक्टिव की तुलना में। अच्छा, प्री रिप्रोडक्टिव की तुलना में कम है यानी रिप्रोडक्टिव ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ग्रोइंग। ये मोस्ट टेक्निकल टर्म जो पॉपुलेशन साइज को दिखाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, कुछ केस में पॉपुलेशन डेंसिटी मेजर की जाती बायोमास में, किसकी, नंबर की बजाय, पार्थिनियम और पेनियन वाला एग्जांपल। तो बताओ वहां क्या होता है, इट इज मोर मीनिंगफुल मेजर when the considering an organism vary greatly in size, yeah, it is less convenient when the population is huge and counting is impossible and very time consuming, yeah, it is relatively constant measure, yeah, it takes considerable amount of time। देखो एनसीईआरटी की लाइन है, बहुत ध्यान से आंसर देना है, बताइए। देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जहां पे लिखा बायोमास इंपॉर्टेंट है, पढ़ के देखिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट होगा। हाँ, इट इज मोर मीनिंगफुल देन कंसिडरेबल इज वेरी ग्रेटली इन साइज। अब देखिए ये वाला कह रहा है कि नॉट एग्जांपल ऑफ यूजिंग रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेजर इन द सर्टेन एरिया, नॉट एग्जांपल ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी इन द सर्टेन एरिया। पहला पग मार्क वाला ये तो सही है, दूसरा फिश वाला सही है, मेजरिंग बायोमास ऑफ बैक्टीरियल कल्चर ये भी सही, यहां भी रिलेटिव ही देखनी पड़ेगी, लेकिन ये गलत है, चौथा गलत है। ये बताइए इनकरेक्ट, मॉर्टेलिटी इज द नंबर ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन एट ए गिवन टाइम, सही है। साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज इज अ स्टैटिक पैरामीटर, गलत, डायनामिक होता है, हाँ तो गलत हो गया, यानी कि हमारा यही गलत हुआ। फिर भी अगला पढ़ लेते हैं, नेटेलिटी और आई माइग्रेशन यानी बी प्लस आई कंट्रीब्यूट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, सही है। अच्छा,
I migration is the number of individuals of the same species that have come in the habitat from elsewhere during the time. मतलब हमारे ही जैसा कोई आ जाए हमारी ही जगह पे तो उसको आई माइग्रेशन कहते हैं। सही है, तो गलत कौन सा हुआ? ये क्या गलती थी? डायनामिक होना चाहिए, यहाँ स्टैटिक लिखा हुआ है। यहां तक किया था तो यहां तक कर लें, 2-3 क्वेश्चन और हैं। ये बताइए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिटेट ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड फ्लक्चुएट्स ड्यू टू द चेंज इन नेटैलिटी, मॉर्टेलिटी, आई माइग्रेशन। हाँ, तो सबसे ज्यादा चीजें तो इसमें ही हो रही हैं। या तो ऑल देता तो और अच्छा हो जाता, ऑल दिया नहीं, पहला ज्यादा सही है। ये डैश इज द टर्म टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बर्थ, नेटैलिटी। नेटैलिटी विच फैक्टर गिव निगेटिव इफेक्ट, निगेटिव का मतलब जो कम कर रहा हो, जो कम कर रहा है। ई माइग्रेशन, ई माइग्रेशन कम करता है। और या तो मॉर्टेलिटी देता, मॉर्टेलिटी दिया नहीं है तो हम ई माइग्रेशन करेंगे। ये बताओ, ये तो पता ही होगा। देखो, आई माइग्रेशन इंक्रीज करेगा, करेगा ना पॉपुलेशन डेंसिटी को, प्लस लिखा था कि माइनस, तो इंक्रीज करेगा। अच्छा, पहले ए से चलो, ए नेटैलिटी इंक्रीज करेगी, आई माइग्रेशन इंक्रीज करेगा, मॉर्टेलिटी डिक्रीज करेगी, ये डिक्रीज करेगा, यानी इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। सही है, तो यहां तक हम लोगों ने कर लिए, बाकी कल इसके आगे करेंगे।